हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं हूं आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व क्लास 12th मैथमेटिक्स के बुक आर.डी. शर्मा को। तो भाई अभी तक हम कहां तक पहुंच चुके थे? चैप्टर नंबर 3 जो था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो हमने सॉल्व करके खत्म करके किनारे कर दिया था और अब हम आ गए अपने चैप्टर नंबर 4 पर, जो कि है मैट्राइसिस। ठीक है भाई, तो मैट्राइसिस स्टार्ट करने वाले हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मैट्राइसिस होते क्या है, इनका क्या यूज होता है, इनको क्या मतलब रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इसका, कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो फिर हम देखने ही वाले हैं। ठीक है, लेकिन जब सबसे पहली बात मैं आपसे पूछता हूं मैट्राइसिस, तो मैट्राइसिस जब भी मैं बोलूंगा तो आपके दिमाग में क्या आता है? तो आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट बना हुआ दिखता होगा और उसमें अलग 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 नंबर्स लिखे हुए दिखते होंगे। मैट्राइसिस अगर आपने पहले कहीं देखे हो तो ही दिखेंगे भाई, अगर नहीं देखा हो तो फिर कुछ भी नहीं दिखेगा। हो सकता है मैट्रिक्स मूवी दिख जाए आपको। ठीक है, तो यहां पर मैं बोलता हूं कि अगर मैं डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स की बात करूं तो होता क्या है बेसिकली, अगर देखा जाए तो यहां पर क्या है भाई, अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट है किसके? नंबर्स की अरेंजमेंट है। तो यहां पर हम बोलते हैं भाई एक्चुअली मैट्राइसेस क्या होते हैं, तो ये रेक्टेंगुलर अरेज होते हैं। एंड अरेज क्या होते हैं अगर मैं बोलूं आपसे, तो अरेज मतलब क्या होता है कि बचपन से जो हम देखते हुए आ रहे हैं ना, कभी आप काउंटिंग सीखते होगे तो 3 इमली बनी हुई हैं, 7 आम बने हुए हैं और अलग अलग तरीके से उनको अरेंज करके आप ऐड करते होगे। तो ये जो अरेंजमेंट्स थे ना, ये सारे एरेज होते हैं एक्चुअली मैथ्स में। तो मैथ्स में एरेज को ही अरेंजमेंट बोला जाता है। और मैट्राइसेस की बात की जाए तो ये होता है एक रेक्टेंगुलर एरे जहां पर नंबर्स अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, तो ये होता है मैट्राइसेस। और यहां पर अगर मैं सबसे पहली बात बोलूं भाई कि इसके यूजेस कहां कहां होते हैं, आप चीजों को पढ़ते रहो लेकिन इनका ये भी समझना पड़ेगा ना अपन को भाई कि यूज कहां पर करना है अपन को। तो आप अगर ध्यान दो तो इसको भाई कहीं पर ऐसे डेली लाइफ यूजेस आपको नहीं बता पाऊंगा मैं, क्योंकि होते ही नहीं। कहीं सब्जी भाजी लेने जा रहे हो तो आप थोड़ी इसको मैट्राइसेस का यूज करके कैलकुलेट करके भाई 4 पाव धनिया लेकर आओगे। 4 पाव वैसे 1 किलो हो जाता है, कभी 4 पाव लेके नहीं आता है कोई, 1 पाव 2 पाव ऐसा कुछ भी, ऐसा कुछ खरीदने जाओगे तब थोड़ी मैट्राइसेस का यूज मिलेगा। लेकिन भाई आजकल दुनिया पबजी वाली हो गई, तो गेमिंग में इसका बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, आजकल दुनिया डेटा को बहुत ज्यादा इंटरप्रेट करते हैं। तो ये जो डेटा है ना, इसके अलग अलग तरीके के अरेंजमेंट्स और इनसे कैसे हम डेटा को सिक्योर बना सकते हैं, इन सारी चीज में डेटा इंक्रिप्शन का नाम अगर आपने सुना होगा तो इसमें मैट्राइसेस का बहुत ज्यादा यूज होता है। इवन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में भी एक खड़े हुए स्ट्रक्चर को आपको फिर से वापस से क्या करना है, अगर दूसरा फॉर्म देना है, आउटर सरफेस जो उसको चेंज करना है, आउटर एरिया जो उसको चेंज करना है, तो उसमें भी मैट्राइसेस का बहुत ज्यादा यूज होता है। क्योंकि यहां पर जो चीजें होती हैं वो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स में होती हैं। ठीक है, तो मैट्राइसेस क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन वगैरह पर हम इसका ध्यान देते हैं भाई। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर मैट्रिक्स। इससे पहले मैं आशा करता हूं भाई कि आप लोगों ने सारे चैप्टर खत्म कर लिए होंगे, क्योंकि लाइन वाइज चलो, सब कुछ निपटाते हुए चलो। जरूरी नहीं है वैसे कि मैट्रिक्स के पहले के भी चैप्टर आपने देखे होंगे, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट चैप्टर है, इसमें चीजें नहीं आने वाली हैं सेम। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको मैट्रिक्स में भी चीजें देखने को मिल सकती हैं जो पहले वाले चैप्टर से रिलेटेड होंगी। ठीक है, वहां पर कुछ ऐसे फंक्शन आ जाएंगे तो देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि सारी चीजें आप देखते हुए चलो एकदम लाइन वाइज, जैसा कि हम वीडियोस यहां पर डाल रहे हैं आपके लिए। तो अगर आपने पुराने वीडियोस देखें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखें तो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन फिर भी उन वीडियोस को जरूर देख लेना। तो क्या होता है मैट्रिक्स? तो मैट्रिक्स क्या होता है भैया, अ सेट ऑफ नंबर्स, एम एन नंबर्स क्या होता है मैं बताता हूं अभी आपको। एम और एन नंबर है, एम एन नंबर क्या है एक्चुअली में, अभी आप सिर्फ डिफाइन करने के लिए यही समझो कि मैट्रिक्स क्या है, सेट ऑफ नंबर्स, रियल और इमेजिनरी, कोई भी नंबर हो सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो सेट ऑफ नंबर्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर एरे, वही जो मैंने बोला एक रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में अरेंज होते हैं। बेसिकली एरे अरेंजमेंट ही होता है। ठीक है, यहां पर हमेशा याद रखना, चीजों को जब डिफाइन करने जाओगे ना आप, तो वो काफी एक इन्फानाइट लूप सा बन जाता है। ठीक है, मतलब यहां पर आप बोलोगे भाई ये एक एरे है, तो फिर आप एरे को डिफाइन करने जाओगे, फिर उसमें कोई वर्ड मिलेगा, आप उसको डिफाइन करने जाओगे। तो डेफिनेशन बहुत रिलेटिव होती है, तो हम जितना समझ सकते हैं हमें उतना ही डिफाइन करना चाहिए। तो यहां पर आप क्या बोल रहे हो भाई, सेट ऑफ एम एन नंबर्स, रियल और इमेजिनरी, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर एरे। तो एरे एक अरेंजमेंट होता है रोज एंड कॉलम्स में। ठीक है, into m rows and n columns is called an m cross n matrix। क्या कहलाता है? m cross n matrix, to be read as m by n matrix या m cross n matrix भी बोल सकते हो। ठीक है, and m cross n matrix is usually written as this। किसी भी m cross n matrix को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है देखकर आपको समझ में नहीं आएगा, आ भी सकता है भाई, तेज हो गया आप तो,
उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, हैवी ड्राइवर जो भी होंगे उनको सबको समझ में आएगा, और जो नहीं है भाई उसके लिए मैं हूं यहां पर। तो मैं बताता हूं कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये mn का क्या मतलब है, और ये m क्रॉस n मैट्रिक्स क्यों बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो मैं बोलता हूं एक मैट्रिक्स है A, उसका नाम है भाई A। ठीक है, अब यहां पर A इक्वल्स टू, मैं बोलता हूं कि ये कैसी मैट्रिक्स है, m क्रॉस n मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब क्या होता है, जब मैं बोलता हूं m क्रॉस n, तो इसका मतलब होता है कि इस मैट्रिक्स में m रोज होंगी एंड n कॉलम्स होंगे। n कॉलम्स होंगे, ठीक है, m रोज होंगी एंड n कॉलम्स होंगे इस मैट्रिक्स में। तो यहां पर आपको कोई भी डेटा को अगर अरेंज करना है तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स में करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर यहां पर m क्रॉस n बोलता हूं मैं, तो m नंबर ऑफ रोज बनाओ और n नंबर ऑफ कॉलम्स बनाओ। ठीक है, तो जनरली यहां पर अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर बताऊं, m की वैल्यू अपन बोलते हैं 2 और n की वैल्यू बोलते हैं 3, तो एक 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हो जाएगी ये। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हो जाएंगे, 2 रोज और 3 कॉलम्स हो जाएंगे। तो ये मैट्रिक्स कैसी बनेगी, और यहां पर इस मैट्रिक्स को मैं बोलूंगा, चलो भाई सारे नंबर इसके अलग अलग होते हैं कुछ भी, लेकिन यहां पर 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स मैं बोल रहा हूं, तो यहां पर 2 रोज बनाना है, मतलब ऐसे 2 रोज होंगी और उसमें 3 कॉलम्स होंगे। ठीक है, और हर बार आपको एक बात याद रखनी है कि यहां पर जो भी एलिमेंट्स आते हैं इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आते हैं उनको आप कैसे शो करते हो। तो जैसे कि मैं बोलता हूं पहला एलिमेंट आ रहा है A, तो ये जो है यहां पर आपको मैं क्या बोला गया है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है। तो यहां मैं बोलता हूं 2 रोज है तो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, और 3 कॉलम्स है तो ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड 3 कॉलम। वर्टिकल क्या होते हैं, कॉलम, और हॉरिजॉन्टल क्या होते हैं, रोज होती हैं। ये सारी चीजें पता है आपको। तो यहां पर किसी भी एलिमेंट को अगर आपको रिप्रेजेंट करना होता है तो उसकी पोजीशन के साथ रिप्रेजेंट करना होता है। उसकी पोजीशन का क्या मतलब होता है, मतलब कि वो कौन से नंबर ऑफ रोज और कौन से नंबर ऑफ कॉलम में आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं ए की बात करूं तो यहां पर रो कौन सी है, तो 1 है, और कॉलम कौन सा है, तो वो भी 1 है। तो इस पहले एलिमेंट को मैं बोलता हूं A11। देन यहां पर मैं बोलूं A, तो यहां पर ये जो एलिमेंट है भाई वो कौन सा हो जाएगा, तो यहां पर रो तो 1 ही है। और हमेशा याद रखना जब भी आप चीजों को लिखते हो तो यहां पर m क्रॉस n मैट्रिक्स बोला था, तब भी आपने m को पहले लिखा था और वो क्या था, रो था। मतलब आप रोज को पहले लिखते हो और कॉलम के नंबर को बाद में लिखते हो। ठीक है, तो यहां पर आप क्या, यहां पर भी क्या करोगे, ये जो रो है उसको पहले लिखोगे, कॉलम को बाद में। यहां पर ये कौन सी रो में आ रहा, तो फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में, ये वाला फर्स्ट रो में एंड थर्ड कॉलम में। सिमिलरली जब हम सेकंड रो में आ जाएंगे तो यहां पर आ जाएगा A21, क्योंकि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो ऐसे हम नंबर्स को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, एक मैट्रिक्स, जो कि रोज और कॉलम्स में अरेंज होता है। ठीक है, इस मैट्रिक्स को मैं और कैसे शो कर सकता हूं, तो मैं शो कर सकता हूं A ऑफ ij m क्रॉस n, और सिंपली मैं बोल सकता हूं A इज इक्वल्स टू A ऑफ ij। ठीक है, ये m क्रॉस n क्या बता रहा है अपन को, तो ये जो m क्रॉस n होता है ये कहलाता है भाई ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा भाई, तो यहां पर नंबर ऑफ रोज है 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स है 3, तो ये हो जाएगा 2/3, 2/3 की मैट्रिक्स बोलेंगे इसको। ठीक है, 2/3 की मैट्रिक्स है ये। और यहां पर ये जो I और J हैं A के साथ, वो क्या है, तो I होता है भैया क्या, I इज रो नंबर एंड J इज कॉलम नंबर। मतलब कि यहां पर देखो 1 1, तो 1 रो नंबर है, 1 कॉलम नंबर भी, 1 रो नंबर है और 1 कॉलम नंबर है। यहां पर 2 3 देखो तो क्या है, 2 जो है वो इसका रो नंबर है जो पहले आ रहा है I वाला, और J जो था 3 है वो क्या है, इसका कॉलम नंबर है। तो हमको ये बताता है कि भाई AIJ मतलब कि
यहां पर इस एलिमेंट की मैट्रिक्स के अंदर पोजीशन क्या होगी। ठीक है, अब बात आई एक और चीज की, यहां पर इन्होंने बोला था mn नंबर्स, अ सेट ऑफ mn नंबर्स। ठीक है, ये तो समझ में आ गया भाई, m बाय n की मैट्रिक्स है ये, m क्रॉस n जिसको मैंने बोल रहा, m क्रॉस n की मैट्रिक्स या m बाय n की मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला था अपने कौन सी मैट्रिक्स थी भाई, तो ये थी 2/3 की मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहां पर जो बात थी कि mn नंबर्स जो है, mn नंबर्स का क्या मतलब होता है, तो mn नंबर्स का मतलब हुआ कि भाई यहां पर देखो इस मैट्रिक्स के अंदर कितने टोटल नंबर्स आ रहे हैं, तो टोटल नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 4 5 6 मतलब यहां पर टोटल नंबर आ रहे हैं 6, तो टोटल नंबर अगर 6 हैं, यहां पर मैं देखता हूं m कितने थे, m क्या था भाई, नंबर ऑफ रोज वो थे 2, तो मैं बोलता हूं m की वैल्यू थी 2, n की वैल्यू कितनी थी, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे, तो वो थे 3, तो यहां पर 2 और 3 m और n है, तो mn का मतलब क्या होता है, तो mn का मतलब होता है m इंटू n जो कि होता है 2 इंटू 3 जो कि होता है 6। यानी कि जो मैट्रिक्स से कितने नंबर्स को अरेंज करवा रही है, तो ये अरेंज करा रही है टोटल 6 नंबर्स को। तो यहां पर इन्होंने जो बोला था क्या कि भाई अ सेट ऑफ mn नंबर्स, तो इसका मतलब है कि जितने नंबर ऑफ रोज होंगे, जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे, उनको आप मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके पास। तो यहां पर सेट ऑफ mn एलिमेंट्स हैं, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। mn क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, जो कि आप किसमें अरेंज करवा रहे हो, एक मैट्रिक्स के अंदर। तो ये क्या बोल रहा है, सेट ऑफ mn नंबर्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड एन m क्रॉस n मैट्रिक्स। ठीक है, टू बी रेड एज m बाय n मैट्रिक्स। ठीक है, जब वहां पर आप बोलोगे तो m बाय n मैट्रिक्स होता है, 2/3 मैट्रिक्स होता है। ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। अब यहां पर इन्होंने क्या बोला कि भाई यहां पर आपके पास रोज कितने हैं, तो रोज m है, तो a 1 से लेकर 2 से लेकर कहां तक पहुंच रहा है, m तक, और कॉलम कितने हैं, तो a 1, ये 1, ये 2, ये 3, और ये कहां तक पहुंच रहा है, n तक। ठीक है, तो ये जो है ये m क्रॉस n मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्लियर है, अब चीजें समझ में आ गई आपको। यहां पर क्या क्या चीजें समझाई मैंने आपको, तो मैंने समझाया भाई कि m क्रॉस n या m बाय n का मतलब क्या होता है, तो m बाय n जो है वो m रोज एंड n कॉलम्स है। यहां पर मैंने बोला 2/3 की मैट्रिक्स बनाएंगे, तो 2 रोज हमने बनाई और 3 कॉलम हमने बना दिए। और यहां पर जब एलिमेंट्स लिखना स्टार्ट किया अपन ने, तो इसको मैंने बोला उसकी पोजीशन के साथ लिखते हैं कि कौन सी रो और कौन से कॉलम पे आ रहा है। तो फर्स्ट वाला था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन यहां पर आया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो ऐसे मैंने सारे नंबर्स को अरेंज कर दिया। तो मैंने यहां पर यह देखा कि भाई ए को मैं बोल सकता हूं ए आई कॉमा आई जे, ए आई जे, आई और जे क्या है यहां पर, तो आई इज द रो नंबर एंड जे इज द कॉलम नंबर। ठीक है, और ये m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, m बाय n की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो m बाय n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कहलाता है, और इस मैट्रिक्स को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और यहां पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो वो होते हैं नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी m इंटू n के इक्वल, जो कि यहां पर अपने एग्जाम्पल में कितना आ रहा था, 6 के इक्वल। तो अब यहां पर आपको रिप्रेजेंट करना एक मैट्रिक्स को, उसमें एलिमेंट्स को लेकर आना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे भाई, आगे क्या बोल रहा है ये भी देख लेते हैं हम। तो यहां ये बोल रहा है भाई इन कॉम्पैक्ट फॉर्म द अबव मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, यही मैंने बोला m बाय n। ठीक है, और या तो फिर डायरेक्टली आप ए इज इक्वल टू ए आई जे बोल दो। The numbers a11, a12 etc. are known as the elements of the matrix। ये एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमने वहां पर रिप्रेजेंट भी किए थे। ठीक है, द एलिमेंट ए आई जे बिलोंग्स टू ith रो एंड jth कॉलम। मैंने बोला आपको, क्या बोला कि भाई जो पहले लिखा रहता है वो नंबर ऑफ रो रहता है, तो ith रो और jth कॉलम को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एंड इज कॉल्ड द ijth एलिमेंट। ये ijth एलिमेंट कहलाता है, मतलब कि 2/3 एलिमेंट, 2,3 एलिमेंट। तो यहां पर जैसे अगर a23 है तो a23 है तो ऐसा, तो ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे अपन, जनरली a11, a21, a31 ऐसा ही बात करेंगे उसके लिए। ठीक है, अब यहां पर क्या है, मैट्रिक्स a इज इक्वल टू ए आई जे है, उसका ये एलिमेंट है। दस इन द एलिमेंट ए आई जे द फर्स्ट सब्सक्रिप्ट आई ऑलवेज डिनोट द रो नंबर, एंड जो सेकंड होता है जे वो क्या डिनोट करता है, कॉलम का नंबर, नंबर ऑफ कॉलम।
तो ये सारी चीजें तो पता है अपन को, फिर भी पढ़ लिया अपन ने क्योंकि भाई शर्मा जी बोल रहे हैं तो पढ़ना पड़ता है। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स है मैट्रिक्स के, बिना देखे बिना पढ़े जल्दी बताओ ये इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, मतलब रो कितनी है कॉलम कितनी है। ऑर्डर जब भी बोलूं तो क्या निकालना है, नंबर ऑफ रो निकालना है, नंबर ऑफ कॉलम निकालना है, और जैसे नंबर ऑफ रो m है, नंबर ऑफ कॉलम n है, तो m/3 की मैट्रिक्स, m/n की मैट्रिक्स है ये, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, यहां पर नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो नंबर ऑफ रोज हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो 1 2 3। तो यहां पर भाई 2 रोज और 3 कॉलम है, तो आप क्या बोलोगे, 2/3 की मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स है 2/3 की। अब मैं पूछता हूं यहां पर A21 कितना है, A21 कितना है, तो A21 अगर मैं बोलूंगा तो कहां जाओगे आप, तो आप जाओगे भाई A21 के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम सॉरी। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम पे आप जाओगे तो आप क्या बोलोगे, भाई सेकंड रो कौन सी है, सेकंड रो ये है, फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये है। तो A21 कितना हो जाएगा, 1। देखते हैं यहां पर A21 1 हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप खुद से भी प्रैक्टिस कर करके देख लिया करो भाई, क्या हो जाता है ना, बहुत दिन तक नहीं पढ़ो तो फिर हमें चीजें भूल जाती है, और इजी चीजें जब भूल जाएं और उनके मार्क्स कट जाएं हमारे एग्जाम में, तो उससे बुरा फीलिंग कभी नहीं आती, उससे बुरी फीलिंग कभी नहीं आती कि भाई इतनी आसान चीज ये थी लेकिन क्या हो गया, गलती हो गई इसमें। तो क्लियर है, यहां पर आपसे क्या क्या बोला है सब कुछ देख लेते हैं अपन। ये बोल रहा A112 है, कोई दिक्कत की बात है, ये A11 है, अपन लिख ही देते हैं ना सारा, ये A11 होगा, ये होगा A12, ये होगा A13, ये तो पता है हमें, ये हो जाएगा A21, ये A22, ये हो जाएगा A23। सारे नंबर्स अपन को पता है कौन कौन से होते हैं, यहां पर देख लो, A11 कितना है, 2 है, हमारा सही है। A12 कितना है, 1 है। A13 है -1, A21 है 1, और A22 है 3, और A23 है 2। तो ये तो भाई अब बहुत इजी हो गया, हम फैमिलियर होते चले सारी चीजों से ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे ना। अगर शुरुआत से एकदम सारी चीजें क्लियर करते हुए चलोगे तो टफ से टफ कॉन्सेप्ट भी आपको इजीली कब सॉल्व हो जाएगा, कब समझ में आ जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है भाई, ये दूसरा है, देखो sin x cos x आ गया, ट्रिग्नोमेट्री आ गई भाई यहां पर, है ना। तो sin x cos x अपॉन cos x, अपॉन नहीं है, sin x cos x माइनस sin x, इसका ऑर्डर क्या है, तो आप बोलोगे 2 रो है 2 कॉलम है, तो ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहां पर ये A11 है, A12 है, A21 है, A22 है, सारी वैल्यूज आपको तुरंत पता चल जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि ये B था, यहां पर A था तो A बोल दिया, यहां पर B था तो ये लोग B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, जिससे करना है उससे करो। अब B के एलिमेंट्स को B से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहां पर नोट क्या बोल रहा है, नोट पढ़ लेते हैं भाई इनका, है ना। इट इज टू नोट हियर दैट टू डिफाइन अ मैट्रिक्स वी मस्ट डिफाइन इट्स ऑर्डर। ये तो मैंने पहले बता दिया, किसी मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए उसका ऑर्डर जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। एंड इट्स एलिमेंट ईदर बाय अ जनरल फॉर्मूला, ठीक है। अब डिफाइन करना है तो भाई उसके एलिमेंट को किसी जनरल फॉर्मूला से डिफाइन करो आप, या फिर सेपरेटली अलग अलग सारे एलिमेंट्स को बता दो। नहीं समझ में आया क्या बोला, यहां पर मतलब है कि देखो यहां पर पूरे मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए उसका ऑर्डर बताया, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मैं बोलता हूं A इज अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ठीक है भाई। तो यहां पर जो 2 चीजें बोली गई हैं हमें किसी मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए, वो 2 चीजें क्या हैं, सबसे पहली चीज जो पता होनी चाहिए वो क्या है, उसका ऑर्डर। तो यहां पर ऑर्डर पता चल गया। इसके बाद हमें क्या बोला गया है भाई, कि उसके एलिमेंट्स पता होने चाहिए, उसके एलिमेंट्स पता होने चाहिए, ऑर्डर एंड इट्स एलिमेंट। अब एलिमेंट्स जो है वो 2 तरीके से पता हो सकते हैं, या तो वो बोल रहा है कि भाई एक जनरल फॉर्मूला दे दो उसको, वो आगे देखेंगे अभी हम, या फिर वो बोल रहा है सेपरेटली सारे एलिमेंट्स को आप लिस्ट कर दो, अलग अलग सारे एलिमेंट्स को आप लिस्ट कर दो। तो मतलब क्या हुआ यहां पर कि अगर मैं बोल रहा हूं सेपरेटली वाला, अपन यहां पर देख रहे हैं कि A इज अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, A इज अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, तो यहां पर मेरे को सारे एलिमेंट्स को सेपरेटली लिस्ट करना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूं यहां पर भाई एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, तो A अगर मैं नॉर्मली बनाऊं तो वो होगा A11 A12, 2 क्रॉस 2 है भाई तो 2 ही कॉलम होंगे और 2 ही रो होंगी, A21 A22, ठीक है। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, 2 कॉलम बन गए 2 रो बन गई, ये हो गई हमारी मैट्रिक्स तैयार।
अब यहां पर इन एलिमेंट्स को मैं नहीं जानता हूं, तो इनको सेपरेटली लिस्ट करने की बात मैंने कही थी। तो उसका क्या मतलब हुआ, यहां पर आप बोलोगे इनकी अलग अलग वैल्यूज दो। मान लो मैं बोलता हूं A11 इज इक्वल्स टू -1, A12 इज इक्वल्स टू 2, A21 इक्वल्स टू 0, A22 इक्वल्स टू 3। तो ये मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, तो मैट्रिक्स हो जाएगी भाई कुछ ऐसी। A11 की जगह आप रखोगे -1, A12 की जगह 2, A21 की जगह 0 और A22 की जगह 3। तो ये बन गई आपकी मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए डायरेक्टली अगर आपको मैट्रिक्स ऐसे नहीं लिखी हुई है तो क्या लिखा हुआ था, तो यहां पर इसका ऑर्डर लिखा हुआ था, तो हमें समझ में आ गया 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ऐसी बनेगी भाई कुछ। और क्या लिखा हुआ था, तो और बाकी सारे एलिमेंट्स को इन्हें क्या कर दिया था, सेपरेटली क्या किया था, लिस्ट कर दिया था, उनकी वैल्यूज हमें प्रोवाइड कर दी थी। तो हमने सारी वैल्यूज को यहां पर मैट्रिक्स में उनकी खास जगह पर पुट कर दिया जहां वो बिलोंग करती थी, और हमारी मैट्रिक्स हो गई तैयार। क्लियर है बात। तो अब मैं देखता हूं भाई कि दूसरी चीज जो है, एक जनरल फॉर्मूले से अगर आपको किसी मैट्रिक्स को डिफाइन करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, तो वो देखते हैं अब अपन। अब यहां पर दो फॉर्मूले दिए हुए हैं। सबसे पहली बात तो बोली गई कि 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बनाओ। कौन से क्रॉस कितने की, 3/4 की, ठीक है, 3/4 की मैट्रिक्स बनाना है अपन को। तो यहां पर आप क्या बोलोगे भाई, 3/4 की मैट्रिक्स का एक जनरल अपन स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं सबसे पहले। तो वो कैसा होगा, तो वो होगा कुछ ऐसा। ये A है, 3 रोज चाहिए हैं, 4 कॉलम चाहिए, है ना, ये M है, ये N है। हमें पता है जो पहला लिखा होता है वो नंबर ऑफ रोज होता है, और जो बाद में लिखा होता है वो नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। तो हम 3 रोज बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल 3 लाइंस, वर्टिकल 4 लाइंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो भाई पहले आप लाइंस बना लेना, ऊपर नंबर लिख लेना 1 2 3 4। वैसे अपन इतने बच्चे तो है नहीं कि ये लिखने में दिक्कत आए, फिर भी अगर किसी को दिक्कत आती है तो इसमें लिखने में कोई बुराई नहीं है भाई। कंफ्यूजन आ रही है A11 A22 A21 A33 कैसे लिखेंगे, तो पहले आप नंबर ऑफ कॉलम्स डाल दो, नंबर ऑफ रोज डाल दो, ठीक है। ये हो जाएगा 1 2 3। तो 3 रोज हैं और 4 कॉलम से बना लिया मैंने। पहला जो एलिमेंट आएगा वो आएगा A11, देन दूसरा एलिमेंट आएगा, आपको पता है कि नंबर ऑफ रो पहले लिखते हैं तो A12, देन रो पहले लिखेंगे और कॉलम बाद में, तो A13, ये हो गया A14, ठीक है। अब सेकंड रो में आ गए अपन, कॉलम फर्स्ट, तो कौन सा हो जाएगा भाई, सेकंड रो पहले तो A21 A22 A23 A24। भाई हॉरिजॉन्टली नंबर जो होगा वो चेंज नहीं होगा, जैसे वर्टिकली नंबर चेंज नहीं हो रहा है। सेकंड वाले नंबर देखो 111 है, 222 है, 333 है, ठीक है। अब थर्ड में क्या आ जाएगा, तो A31 A32 A33 और A34। तो ये हो गई हमारी जनरल जो इसका फॉर्म आएगा इस मैट्रिक्स का। कौन सी मैट्रिक्स का, 3/4 मैट्रिक्स का। तो ये जनरल फॉर्म हो गया हमारे पास। अब इस जनरल फॉर्म में हमें चाहिए एलिमेंट्स। ऑर्डर पता चल गया है, मतलब हमें इसका ढांचा तो पता चल गया, स्ट्रक्चर तो पता चल गया कि कैसा होगा, बट इसके अंदर के एलिमेंट्स भी तो पता लगाने। तो एलिमेंट्स हमें अभी तक पता नहीं चले हैं। तो अब आप क्या बोलोगे कि एलिमेंट्स कैसे पता लगाओगे भाई, यहां पर दिया हुआ एक जनरल फॉर्मूला कि Aij जो है वो I प्लस जे के इक्वल है। Aij इज इक्वल टू I प्लस जे, और I और J आपको पता है क्या होता है, रो नंबर और कॉलम नंबर। तो अगर जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है यहां पर Aij इक्वल्स टू I प्लस जे, मतलब कि A11 कितना हो जाएगा, तो A11 हो जाएगा, यहां पर I भी 1 है, J भी 1 है, तो A11 हो जाएगा I प्लस जे, मतलब 1 + 1 यानी कि 2। तो A11 की जगह आप क्या रखोगे, 2। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, यहां पर जनरल फॉर्मूले में दिया हुआ था Aij इक्वल्स टू I प्लस जे। तो I होता है रो नंबर, J होता है कॉलम नंबर। हमारे पास रो नंबर कॉलम नंबर सारे एलिमेंट्स के हैं, तो हम बोलते हैं भाई A11 सबसे पहला वाला, रो नंबर इज 1, कॉलम नंबर इज 1, 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो फर्स्ट वाला एलिमेंट आएगा 2। इसके बाद इसको मैं बनाते भी जाता हूं भाई, A में फर्स्ट एलिमेंट आ गया 2 जो A11 है। इसके बाद आपको क्या बनाना है, A22, सॉरी A12, 22 भी बना सकते हो लेकिन लाइन से चलो, रो वाइज, ठीक है। तो A12 कितना हो जाएगा, तो भाई I की जगह 1 और J की जगह 2, तो ये हो जाएगा 1 + 2 यानी 3। I की जगह 1 और J की जगह 2 है, यहां पर IJ कंपेयर कर लो, I की जगह 1 है और J की जगह 2 है, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। अब A13 पर आता हूं मैं, 1 + 3 हो जाएगा 4। A14 पर आता हूं मैं, तो 1 + 4 हो जाएगा 5। सबको लिखते जाओ तो ये कितना हो जाएगा, 2
3 4 5, 2 3 4 5। अब A21 पर आ जाओ तो A21 कितना हो जाएगा? तो भाई यहां पर I प्लस जे ही तो करना है, I2 है और J कितना है 1 है, तो 2 + 1 ये हो जाएगा 3। A22 हो जाएगा 2 + 2 यानी कि 4। A23 हो जाएगा 2 + 3 यानी कि 5 और A24 हो जाएगा 2 + 4 यानी कि 6। ठीक है, तो ये कहां से कहां तक आएगा भाई? 2 1 मतलब 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा आपका 3 4 5 और 6। अब आगे आते हैं भाई, A31 कितना हो जाएगा? तो A31 हो जाएगा 3 + 1 यानी कि 4। देन A32 हो जाएगा 3 + 2 यानी कि 5। A33 हो जाएगा 3 + 3 यानी कि 6 और A34 हो जाएगा 3 + 4 मतलब 7। तो ये लास्ट वाले नंबर कितने आ गए भाई? आ गए 4 5 6 7। तो ये बन गई अपनी मैट्रिक्स। इन्होंने हमें सिर्फ ऑर्डर बताया था और एक जनरल फॉर्मूला दिया था। सारे ही के सारे एलिमेंट्स जो है उनको अलग अलग सेपरेटली इन्हें डिफाइन नहीं किया था, हमें वैल्यूज अलग अलग की नहीं दी हुई थी। तो हमने क्या बोला भाई, निकाल लेंगे, अगर आपने जनरल फॉर्मूला दिया हो तो हम यहीं तो बैठे निकालने के लिए, तो और क्या काम करना है हमें। तो हमने क्या बोला कि सबसे पहले भाई इस मैट्रिक्स का ढांचा तैयार कर लिया जाए। तो यहां पर स्ट्रक्चर जब तैयार करने आए हम, तो भाई m क्रॉस n मतलब कि m/n यानी कि 3/4 की मैट्रिक्स दी हुई थी आपको। तो यहां पर आपने बोला कि 3 रो होंगी, 4 कॉलम होंगे, तो वो आपने बना लिए 4 कॉलम और 3 रोज, A11 A12 A13 A14 अप टू A34। अब यहां पर फॉर्मूला था I प्लस जे का, Aij जो भी है वो I प्लस जे के इक्वल है, तो आपने I प्लस जे रख दिया। जब A11 आया तो 1 + 1 हो गया, 1 2 आया तो 1 + 2 हो गया, अप टू A34 तक, जहां पर 3 + 4 लास्ट एलिमेंट आया आपका कितना? 7। सबको अपनी अपनी जगह पर रखा, ये मैट्रिक्स आपकी तैयार हो गई। क्लियर है? तो अब यही क्वेश्चन अपन को करना है किसमें? सेम ऐसा ही है I - j के लिए। तो I - j की मैट्रिक्स कितनी होगी वो भी बनाकर देख लेते हैं अपन। इसको लिख लो जल्दी से, पहले स्क्रीनशॉट लेना तो वो ले लो, ठीक है। अब अपन को करना है I - j की, तो I - j को मैं करता हूं भाई, इसको मैं कर रहा हूं क्लियर, इसको नहीं कर रहा हूं क्योंकि इससे ही तो अपन I - j लेकर आएंगे। यहां पर Aij सेकेंड वाले में क्या दिया हुआ? Aij इज इक्वल टू I - j। तो भाई A11 की बात करूंगा तो यहां पर I और J दोनों कैसे हैं? इक्वल हैं, तो आप बोलोगे A11 इज इक्वल टू 1 - 1 यानी 0। A12 इज इक्वल टू 1 - 2 यानी 1 - 2 यानी कितना होगा? -1। ठीक है, 1 2 मतलब रो जो है I जो है वो 1 है और J जो है वो 2 है, तो I - j मतलब 1 - 2 हो जाएगा -1। ठीक, अब A13 आएगा इसके बाद और फिर A14, तो आप बोलते हो A13 हो जाएगा 1 - 3 मतलब -2 और A14 हो जाएगा 1 - 4 मतलब -3। इन सबको पुट कर दो तो ये हो जाएगा 0 -1 -2 -3। ठीक है, अब इसके बाद क्या है भाई? I - j है, तो यहां पर A21 A22 A23 यहां से स्टार्ट होगा, तो आप बोल रहे हो A21 2 - 1 यानी 1, A22 2 - 2 यानी 0, A23 2 - 3 यानी -1, A24 2 - 4 यानी -2। तो यहां आ गए 1 0 -1 और -2, तो यहां पर आप लिखते हो 1 0 -1 -2। ये भी सारे एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, इसके बाद कहां से स्टार्ट होगा भाई? इसके बाद स्टार्ट होगा आपका A34 से, सॉरी A31 से, तो A31 से A34 तक भी कर लेते हैं। तो भाई थर्ड रो के लिए अपन A31 से स्टार्ट करते हैं, तो यहां पे मैं लिखता हूं A31 और ये कितना हो जाएगा? 3 - 1 यानी 2, फिर आ जाएगा A32 जो कि हो जाएगा 3 - 2 यानी कि 1, और फिर आ जाएगा A33 जो कि हो जाएगा 3 - 3 इक्वल्स टू 0, और फिर आ जाएगा A34 जो कि हो जाएगा 3 - 4 इक्वल्स टू -1। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं कौन कौन से हैं? 2 1 0 -1, इसको यहां पर रख दो। तो ये हो गए भाई आपके
पूरे के पूरे एलिमेंट्स। आपने यहां पर आपको क्या था, आपको डिफाइन अलग अलग सारे एलिमेंट्स की वैल्यू नहीं दी हुई थी, ठीक है, अलग अलग सारे एलिमेंट्स की वैल्यू नहीं दी हुई थी, बट यहां पर एक फॉर्मूला आपको डिफाइन कर दिया गया था, एक जनरल फॉर्मूला दे दिया गया था, जनरल रूल दे दिया गया था, जिससे आप सारे एलिमेंट्स पता लगा सकते थे कि इस मैट्रिक्स में कौन कौन से आएंगे। तो यहां पर क्या बोला गया था, पहले वाले में बोला गया था ए आई जे, मतलब ए का जो आई जेथ एलिमेंट है, मतलब कि आई उसकी नंबर ऑफ रो है और जे उसका कॉलम है, उसकी वैल्यू होगी आई प्लस जे। तो जो भी जैसे 1 1 है तो 1 प्लस 1 वैल्यू होगी इसकी, मतलब 2, 1 2 है तो 3 वैल्यू हो जाएगी इसकी, ऐसे चलता जाएगा। और यहां पर दिया था ए आई जे इक्वल टू आई माइनस जे, तो यहां पर 1 1 है, जैसे ये कौन सा एलिमेंट, यहां पर रो नंबर भी 1 है, कॉलम नंबर भी 1 है, तो आप क्या करोगे 1 माइनस 1 जो कि हो जाएगा 0, 1 माइनस 2 जो कि हो जाएगा -1, और ऐसे ही चलता जाएगा। तो यहां पर वही बात जो यहां पर बोली गई थी इससे पहले, क्या बोला गया था कि भाई या तो सेपरेटली आपको बताया जाए सारे एलिमेंट्स की वैल्यू, या फिर कैसा बताया जाए, जनरल फॉर्मूले से। तो दोनों में से कोई भी एक तरीके की वैल्यू अगर आपको बताई जाए तो आप मैट्रिक्स को पूरा का पूरा निकाल सकते हो। तो क्लियर है ये हमने किस तरीके से किया, इसको बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बोल रहा है, अब भाई आती है बात टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो यहां पर आपको ध्यान देना, सबसे पहले मैट्रिक्स क्या है, अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, इनकी सबकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, इनके सिग्निफिकेंस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि मतलब बताया जाता है कि एक रो मैट्रिक्स है, इसको ऐसा ऐसा करना है आपको। तो वहां पर जब रो मैट्रिक्स ही नहीं समझ में आएगी आपको, तो आप कैसा करोगे क्वेश्चन को, या फिर आपको बोल देगा कि ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स एंड फिर ए की कुछ प्रॉपर्टी और दे दी, तो वहां पर डायगोनल मैट्रिक्स ही हमको नहीं पता, तो हम ब्लैंक हो जाएंगे, क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो सारे जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं उसको बहुत अच्छे से समझकर चलना है, ठीक है। तो पहला टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या बोल रहा है, एक रो मैट्रिक्स। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कैसी मैट्रिक्स है, एक रो मैट्रिक्स है, मतलब कि इसमें क्या होगा, सिर्फ एक रो, ठीक है। एक रो मैट्रिक्स होती है जिसमें क्या होता है, सिर्फ एक रो ही होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि भाई एक रो है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलग अलग जा रहे हैं, तो वो हर एक एलिमेंट एक डिफरेंट कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक ही रो होगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे, रो मैट्रिक्स। सिमिलरली एक कॉलम मैट्रिक्स भी होती है, उसमें एक कॉलम होता है, नंबर ऑफ रोज कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या है यहां पर पढ़ लेते हैं क्या बोल रहे हैं, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स और अ रो वेक्टर, ठीक है, इसको रो वेक्टर भी बोलते हैं अपन। फॉर एग्जांपल ए, यहां पर क्या दिया हुआ है, 1 2 -1 -2। अब यहां पर देखा जाए तो इसकी रो तो बनी है, लेकिन कॉलम कितने हैं, इसके कॉलम कितने हैं, तो इसके कॉलम 4 हैं भाई, 1 2 3 4। तो इसके ऑर्डर की अगर मैं बात करूं आपसे, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 4, क्योंकि भाई रो क्रॉस कॉलम, रो बाय कॉलम का ही तो ऑर्डर देते हैं हम। तो 1/4 की मैट्रिक्स हो जाएगी ये। यहां पर रो कितनी है भाई, एक ही, ठीक है। आप बोलोगे ए बी सी, तो ये जो है ये भी एक रो मैट्रिक्स है, यहां पर रो तो एक ही है, कॉलम 3 है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रो कितनी होनी चाहिए, एक। तो 1/3 की मैट्रिक्स हो जाएगी ये। तो 1/समथिंग की मैट्रिक्स जो भी होगी वो क्या होगी, एक रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई, वही चीज क्या, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है भाई, जिसमें एक कॉलम होता है बस, नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती हैं, वो होता है कॉलम मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स और अ कॉलम वेक्टर, जैसे कि उसको रो मैट्रिक्स या फिर रो वेक्टर बोलते थे अपन, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये ए 1 2 -1 एक ही कॉलम है, रो कितनी हो गई 1 2 3, तो ये कितने की हो गई 3/1 की मैट्रिक्स। रो पहले लिखते हैं, कॉलम बाद में, ठीक है। ये कितना हो गया 4/1 की मैट्रिक्स। कॉलम हमेशा कितना रहेगा, 1 रहेगा, तभी ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट भाई। स्क्वायर मैट्रिक्स ही आपकी पूरी जान ले लेगा इस चैप्टर में, जान के लेगा, इजी सी चीज है ये तो, मतलब पूरी जगह जो क्वेश्चन सॉल्व कराएगा मैक्सिमम टाइम आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगी, ठीक है। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो रहती हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स की ही रहती हैं। इसके अलावा बहुत सारे टाइप जो होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स को लेकर ही टाइप बनते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स मैं बोलता हूं, जब वैसे तो आपकी रेक्टेंगुलर एरे जो मैट्रिक्स है वो रेक्टेंगुलर एरे है, मतलब रेक्टेंगुलर शेप में वो अरेंज्ड है। अब रेक्टेंगुलर शेप में आपको पता है कि भाई लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होती है रेक्टेंगल की। अब लेंथ उसकी अलग हो गई और ब्रेड्थ अलग हो गई। अब ये लेंथ और ब्रेड्थ डिसाइड कौन करता है, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स डिसाइड करते हैं,
ठीक है, तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी है तो लेंथ और ब्रेड्थ कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी वो स्क्वायर बनेगा। मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपको बनानी है तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है उनको कैसा होना चाहिए, सेम। तो आप क्या बोलोगे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है वेयर n इज इक्वल्स टू m। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम कैसा होता है, सेम होता है, वो कहलाती है एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां पर आप बोलते हो कि भाई अगर मैं बोलता हूं n या m बाय m की मैट्रिक्स, m बाय m और n बाय n या p बाय p, q बाय q, कुछ भी बोल दो भाई, जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। तो मैं बोलता हूं 3 बाय 3 की मैट्रिक्स कैसे बनेगी, तो a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। ये जो मैट्रिक्स है भाई ये क्या है, एक 3 बाय 3 की मैट्रिक्स है, और यहां पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कैसे हैं, सेम है, इसलिए ये कैसी कहलाएगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कैसे हैं, सेम है, तो ये कहलाएगी एक स्क्वायर मैट्रिक्स। आई बात समझ में? अब ये लोग क्या बोल रहे हैं ये भी देखते हैं अपन। तो यहां क्या बोल रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स सेज n इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अगर n ऑर्डर की मैट्रिक्स है मतलब n बाय n या n क्रॉस n की मैट्रिक्स है वो। ठीक है, दोनों नंबर ऑफ रोज और कॉलम दोनों कैसे n के इक्वल है, मतलब सेम है दोनों। अब यहां क्या बोल रहा है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज आल्सो कॉल्ड n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि उसकी n रो होती है तो n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्वायर तो समझ में आ जाएगा कि कॉलम भी n ही होंगे। द एलिमेंट aij ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स a इज इक्वल्स टू aij n क्रॉस n फॉर विच i इक्वल्स टू j, दैट इज द एलिमेंट a11, a12, nn आर कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब क्या बोल रहा है ये, नहीं समझ में आया, मैं बताता हूं। गायब हो गया, नहीं है, वापस है यहां पर, टेंशन मत लिया करो। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, जहां पर i और j इक्वल हो जाते हैं भाई, i इक्वल्स टू j, ठीक है, ऑल aij फॉर विच i इज इक्वल टू j, मतलब कि जो कॉलम का नंबर है और रो का नंबर है वो दोनों का कैसा है, सेम है, रो नंबर इज इक्वल टू कॉलम नंबर, वो कहलाते हैं आपके आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स, क्योंकि ये आते हैं भाई आपके स्क्वायर के लीडिंग डायगोनल पर। अब लीडिंग डायगोनल क्या हुआ, लीडिंग डायगोनल क्यों बोला मैंने, तो लीडिंग डायगोनल का मतलब बहुत अच्छे समझकर चलना, लीडिंग डायगोनल का मतलब होता है भाई अपर लेफ्ट कॉर्नर से बॉटम राइट कॉर्नर तक जाने वाला डायगोनल। ठीक है, कहां से, अपर लेफ्ट से बॉटम राइट तक, या फिर एक ऐसा डायगोनल जहां पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कैसे होते हैं, सेम होते हैं एलिमेंट्स के। ठीक है, वो कहलाता है लीडिंग डायगोनल। ऐसा लीडिंग डायगोनल क्यों बोला मैंने, क्योंकि पर दो डायगोनल्स होते हैं, किसी भी स्क्वायर में दो डायगोनल्स होते हैं। तो भाई एक डायगोनल आप इसको ले सकते थे, दूसरा डायगोनल ये भी तो था। तो जब मैं सिर्फ डायगोनल की बात करूंगा तो क्यों ये जरूरी है कि आप सिर्फ इस वाले को लो, दूसरा डायगोनल भी तो है, बट ये जरूरी इसलिए है क्योंकि यहां पर जब भी हम डायगोनल की बात करते हैं तो वो एक लीडिंग डायगोनल की बात करते हैं, जो कि होता है अपर लेफ्ट कॉर्नर से बॉटम राइट कॉर्नर तक, या फिर एक ऐसा डायगोनल जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे होते हैं, सेम। तो यहां पर देख लो भाई, जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें आई और जे सेम हो, कौन से भाई, 1 1 2 2 3 3, तो ये जो हैं ये कहलाते हैं भाई डायगोनल एलिमेंट्स, क्योंकि ये उस स्क्वायर के डायगोनल पर आते हैं। डायगोनल समझते हो ना, एक स्क्वायर है तो उसके ऑपोजिट वर्टाइसेस को जोड़ने वाली जो लाइन होती है वो डायगोनल्स कहलाते हैं। लेकिन यहां पर हमें सिर्फ लीडिंग डायगोनल मतलब अपर लेफ्ट से बॉटम राइट तक जाने वाला डायगोनल, मतलब कि ये डायगोनल AC की बात करनी है, क्योंकि यहां पर ही क्या होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कैसे होते हैं, सेम होते हैं। क्लियर है ये बात? तो ये यहां पर यही बोल रहा था कि जहां पर I और J इक्वल हो वैसे AIJ मतलब वैसे एलिमेंट्स जो होंगे वो डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि वो डायगोनल पर आते हैं। ठीक है, और क्या बोल रहा है ये, तो भाई फॉर एन एग्जांपल 2 1 -1 3 -2 5 and 1 5 -3, यहां पर डायगोनल एलिमेंट्स कौन से, तो ये डायगोनल पर आने वाले एलिमेंट्स, ये है डायगोनल एलिमेंट्स। देखा अपन ने अभी पहले अपने एग्जांपल में, तो क्लियर हो गया बहुत इजीली ये चीज।
तो आई बात समझ में, करते हैं क्लियर, इसको बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। भाई अब क्या बोल रहा है ये डायगोनल मैट्रिक्स, तो ये आ गया। अब इससे पहले जब अपन ने डायगोनल एलिमेंट समझ लिए तो अब डायगोनल मैट्रिक्स को समझना बहुत आसान होता है, वरना फिर कंफ्यूजन हो सकती थी कि डायगोनल कौन सा डायगोनल। ठीक है, तो यहां पर ये क्या बोल रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे स्क्वायर है, तो भाई इसका n क्रॉस n की मैट्रिक्स होगी ये। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। ठीक है, इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल्स आर जीरो। मतलब कि इसके डायगोनल वाले एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स कैसे हो, जीरो हो। सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स ही कैसे हो भाई, कोई वैल्यू रखते हो। ठीक है, उनको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हो अगर, और डायगोनल वाले एलिमेंट्स नॉन जीरो हो, तो ये कैसा हो जाएगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, और डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n हैविंग d1 d2 dn एज डायगोनल एलिमेंट्स, ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स है ना। मतलब d1 किसको बोलोगे आप, तो 1 को, d2 है 2, d3 है 3। ठीक है, इज डिनोटेड बाय डायगोनल। इसको आप कैसे डिनोट कर सकते हो, डायगोनल मैट्रिक्स को सिर्फ और सिर्फ डायगोनल लिख दो, ए आई जे वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिख दो डायगोनल d1 d2 dn। ठीक है, और ये मैट्रिक्स डिनोट हो जाएगी। जैसे मैं बोलूं अगर आपसे ए एक मैट्रिक्स है, डायगोनल लिखा हुआ है और यहां पर अंदर लिखा हुआ है आपके पास 2 1 5, तो वो मैट्रिक्स कैसी बनेगी, तो भाई आपको सिर्फ यहां पर पहला एलिमेंट 2, दूसरा 1 और तीसरा 5 लिखना है, बाकी सारे एलिमेंट्स को आपको 0 कर देना है, और ये बन जाएगी आपकी डायगोनल मैट्रिक्स ए। क्लियर है बात कि डायगोनल मैट्रिक्स आपको कैसे बनानी है, तो वो ऐसे बनानी है भाई। और डायगोनल मैट्रिक्स को आप डायरेक्टली कॉमा से सेपरेट करके डायगोनल एलिमेंट्स लिख दो, यहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि डायगोनल मैट्रिक्स कैसी है। इन्होंने क्या किया, तो यहां पर लिखा भाई ए एक एलिमेंट एक मैट्रिक्स है जो कि डायगोनल 1 2 3 के इक्वल, तो हमें यहां पर पता है कि भाई 1 2 3 को डायगोनल में लिख दो, बाकी सबको 0 कर दो, आंसर आ जाएगा, मैट्रिक्स आ जाएगी हमारी। क्लियर है, करते हैं क्लियर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई ये, तो स्केलर मैट्रिक्स। तो एक स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, तो बेसिकली एक स्केलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें वो एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है। ठीक है, एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, वो इक्वल होते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले जो डायगोनल मैट्रिक्स आपने देखी, तो वहां पर भाई जो डायगोनल के एलिमेंट्स थे वो डिफरेंट हो सकते हैं, बट इसकी प्रॉपर्टी क्या थी कि इसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे। बट स्केलर मैट्रिक्स क्या है, वो एक स्पेशल काइंड ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है, जहां पर जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे बस वही होंगे, उनकी वैल्यू होगी, बाकी सब तो 0 होंगे। लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स में भी एक पॉइंट है कि भाई वो क्या होंगे, वो सारे एलिमेंट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, वो सारे एलिमेंट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। जैसे मैं बोलता हूं 2 0 0 2, तो यहां पर ये 2 और 2 है, ये सारे कैसे हैं, इक्वल हैं। ठीक है, यहां पर मैं बोलता हूं 1 - 2y 1 - 2y 1 - 2y, आपने शुरुआत में ही बोला था कि मैट्रिक्स के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कैसे हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर इमेजिनरी बोल रहे हैं, 1 - 2y I is iota which is an imaginary number। तो लेकिन है कैसे, ये सारे इक्वल हैं। अब इक्वल है और डायगोनल वाले ही एलिमेंट्स हैं, बस बाकी सब 0 हैं, तो ये कैसी मैट्रिक्स है, एक स्केलर मैट्रिक्स, स्पेशल काइंड ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं अपन पढ़ लेते हैं भाई। स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे n क्रॉस n इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। तो भाई जहां जहां पर आई और जे इक्वल नहीं है, आई और जे इक्वल कहां होते हैं, लीडिंग डायगोनल पर, बस बाकी सारी जगह आई और जे इक्वल नहीं होते हैं। तो जहां जहां पर आई और जे इक्वल नहीं है वहां पर ए आई जे कैसा हो जाए, 0 हो जाए। मतलब ये वही चीज बोल रहा है कि डायगोनल के सारे एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सब 0 हो जाए, और ए आई आई मतलब जहां पर आई और जे कैसे हैं, सेम हैं, वो कांस्टेंट मतलब सी हो जाए, कांस्टेंट नहीं, जरूरी नहीं कुछ भी एक वैल्यू हो जाए, लेकिन सारे ए आई आई जहां पर भी आई और जे इक्वल है वो सबकी वैल्यू सी के इक्वल, मतलब किसी एक वैल्यू के इक्वल आए, सब कैसे हो, इक्वल हो। इन अदर वर्ड्स ये क्या बोलेगा, डायगोनल मैट्रिक्स इन विच स्केलर मैट्रिक्स इज काइंड ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, सारे डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, वो एक स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, अब यहां पर ये जो होगी ये ऐसी होगी 2 और 2, और यहां पर 0 होना चाहिए था, तो ये हो जाएगा A2 0 0 2, ये एक स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी, ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी। इनके ऑर्डर जो है वो डिफरेंट है, लेकिन ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आ सकता है और किसी में नहीं।
तो सबसे पहले आपने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा, सबसे पहले नहीं, उससे थोड़े पहले आपने रो और कॉलम मैट्रिक्स भी पढ़ा था, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स से मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं फिर से। आपने पढ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स, उसमें क्या होता है भाई, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं इक्वल, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा एक डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स एक स्पेशल काइंड ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। स्क्वायर में ही तो आप डायगोनल निकाल पाओगे, ठीक है, रेक्टेंगल में भी निकाल पाओगे, लेकिन यहां पर आपको अगर डायगोनल मैट्रिक्स की बात करूं तो वो एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जहां पर एक लीडिंग स्क्वायर, लीडिंग आपको डायगोनल दिया हुआ है और उसके ऊपर और नीचे हर जगह के एलिमेंट्स कैसे हो रहे हैं, 0। और वहां पर क्या होता है भाई, जो नंबर ऑफ रो होता है और नंबर ऑफ कॉलम होता है किसी एक एलिमेंट का, वो सेम है अगर, तो वही एलिमेंट जो होगा वो नॉन जीरो होगा, बाकी सारे कैसे हो जाएंगे, 0। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, तो उसके बाद आपने पढ़ा भाई स्केलर मैट्रिक्स, तो ये स्पेशल काइंड ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स हो गया कि यहां पर भी डायगोनल के ही एलिमेंट्स रहेंगे, बाकी सब 0 रहेंगे, लेकिन यहां पर डायगोनल में भी एक रिस्ट्रिक्शन है कि वो सारे कैसे होने चाहिए, इक्वल। तो क्लियर है ये बात सारी आपको। तो यहां पर अपन करते हैं इसको क्लियर और बढ़ते हैं आगे भाई, कि आगे क्या बोल रहा है, आइडेंटिटी और यूनिटी मैट्रिक्स। तो एक आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, एक स्पेशल काइंड ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है। इसको भी अपन डायगोनल मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स से रिलेट कर सकते हैं। ये स्पेशल काइंड ऑफ स्केलर मैट्रिक्स बोल दो, क्यों, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स खुद भी एक स्पेशल काइंड ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, बहुत सारी जगह आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारी जगह इसमें आई लिखा रहेगा आपको कई सारी जगह, और आपको समझ जाना है कि वो क्या है। तो यहां पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या समझना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स है जिसमें सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो इक्वल तो है ही, और वो किसके इक्वल है, वो 1 होते हैं, वो 1 के इक्वल होते हैं। तो सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो 1 के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, ये जो आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है या स्केलर मैट्रिक्स है, यहां पर सारे ही जो एलिमेंट्स है डायगोनल वाले वो कैसे हैं, 1 है, तो ये कहलाती है आई, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कहीं पर लिखा होगा ये रहा, इट इज डिनोटेड बाय IN, ठीक है। n क्या है भाई, इसका ऑर्डर है, ठीक है। n क्रॉस n की जो मैट्रिक्स होती है ना, वो यहां पर n क्या है, उसका ऑर्डर है, ठीक है। I3 लिखा हुआ तो 3 क्रॉस 3 की, I2 लिखा हुआ तो 2 क्रॉस 2 की है, 4 लिखा हुआ तो 4 क्रॉस 4 की है, ठीक है। अब यहां पर क्या बोल रहा है, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, इनकी तरफ से भी पढ़ लेते हैं क्या है डेफिनेशन। स्क्वायर मैट्रिक्स Aij n cross n is called an identity or unit matrix if यहां पर क्या बोल रहा है, Aij equals to 0 for all I not equals to j। तो हर उन एलिमेंट्स के लिए जिसके लिए उनके रो और कॉलम का नंबर सेम ना हो, वो एलिमेंट्स कैसे होंगे, 0 होंगे। ये पता है आपको, तो सारे अपने जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें ये सेम चीज ही लगती है। ये जो भाई डायगोनल में नहीं आने वाले एलिमेंट्स होते हैं, उनके सारे के सारे जो वैल्यूज रहती है उनकी सबकी क्या रहती है, 0 रहती है। और AI जो है, मतलब कि जिसके रो और कॉलम नंबर सेम है, वो सारे एलिमेंट कैसे हो, 1 के इक्वल हो। मतलब डायगोनल्स में आने वाले सारे एलिमेंट्स जो वो कैसे हो, 1 के इक्वल हो। तो ये कहलाती भाई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब I3 लिखा है तो 3 क्रॉस 3 है, I2 लिखा है तो 2 क्रॉस 2 है, I4 लिखा होगा तो 4 क्रॉस मैट्रिक्स, 4 क्रॉस 4 होगी। तो जो IN है वहां पर n क्या बताता है, तो इसका ऑर्डर बताता है आपको, क्लियर है। और क्या बोल रहा है ये, तो यहां पर क्या बोल रहा है, इन अदर वर्ड्स स्क्वायर मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज डायगोनल एलिमेंट इज यूनिटी, एंड वही स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स यूनिटी होते हैं, डायगोनल में सारे एलिमेंट्स यूनिटी हैं। और आगे क्या बोल रहा होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हैं। तो ईच ऑफ हुज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, तो ये स्पेशल काइंड ऑफ स्केलर मैट्रिक्स होती है। अगर स्केलर पता है तो आपको आइडेंटिटी भी पता चल जाएगी, बस सारे जो एलिमेंट्स उसमें डायगोनल वाले इक्वल होते थे, यहां पर वो भी इक्वल तो होते हैं, लेकिन वो किसके इक्वल होते हैं, एक ही नंबर होता है, वो होता है 1। सारे एलिमेंट्स 1 ही होते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं होते, ठीक है। तो अगर मैं बोलता आपसे 4 क्रॉस 4 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओ, तो आप लिखते I4, और कैसे बनाते हैं उसको, तो आप यहां पर बनाते हैं 1 1 1 1, बाकी सारे एलिमेंट्स 0, और ये बन जाती है एक 4 क्रॉस 4 की आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल में आने वाले सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कैसे हैं, 1 के इक्वल, बाकी सारे कैसे हैं, 0, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स क्या होता है, कई सारी जगह ये आपको भाई 0 लिखा हुआ भी मिलेगा,
और जहां पर भी ये लिखा हुआ मिले, कहीं पर आई लिखा मिले तो समझ जाना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जीरो लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाना कि ये नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके सारे ही एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। अब यहां पर भाई जो जीरो, अब आप ये सोचोगे इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो जब आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन और एडिशन देखोगे तब वहां पर ये काफी सिग्निफिकेंट होती है, वहां पर जाकर आपको इसका मतलब समझ में आएगा। ठीक है, तो एक नल मैट्रिक्स क्या होती है। अब यहां पर ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, n क्रॉस n हो, जरूरी नहीं है। m क्रॉस n की कोई भी एक ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है। और वहां पर आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे भाई कि सारे एलिमेंट जीरो हैं। जैसे ये कौन सी मैट्रिक्स है, तो भाई ये यहां पर कितने, 2 रोज हैं, 1 और 2, और 3 कॉलम्स हैं। तो आप क्या बोल रहे हो भाई, यहां पर 2 रोज और 3 कॉलम मतलब 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। लेकिन एक ऐसी मैट्रिक्स है तो यह है नल मैट्रिक्स, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट कैसे हैं भाई, जीरो हैं। तो क्लियर है ये बात, क्लियर करते हैं इसको। नेक्स्ट टॉपिक क्या बोल रहा है भाई, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है भाई, यहां पर आपको मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखते तो आता है, लिस्ट करते आता है एक मैट्रिक्स में। अगर वो समझ में आता तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन से समझ जाओगे कि ये कैसी मैट्रिक्स होती है भाई। तो यहां पर क्या बोल रहा है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे। ठीक है, ये तो एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, सिर्फ ए लिख देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना था, अपन को समझ में आना था कि वो क्या है। ठीक है, इज कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। मतलब कि जहां पर भी आई जो है, मतलब रो नंबर जो है वो कॉलम नंबर से बड़ा है, और तो वहां पर क्या है, सारे एलिमेंट्स जो हो जाएं वो कैसे हो जाएं, जीरो हो जाएं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, यहां पर मैं बोलता हूं एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। ठीक है, और यहां ये A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, A31 है, A32 है, A33 है। ये भाई अपनी मैट्रिक्स। अब यहां पर क्या बोला है, जहां पर भी i ग्रेटर देन j है वो कैसा हो जाए, वो वाला ए आई जे जो है वो 0 के इक्वल हो जाए। तो यहां पर देखो कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पर जो नंबर ऑफ कॉलम है, नंबर ऑफ रो है, आई जो है रो नंबर जो है वो ग्रेटर देन जे है, मतलब कॉलम नंबर से ज्यादा है। ठीक है, तो ये कौन सी जगह, यहां पर देखो भाई ये वाला जो आई है ये ज्यादा है तो ये 0 हो जाएगा पूरा। यहां पर भी देखो आई जो है वो जे से ज्यादा है, 3 इज ग्रेटर देन 1 तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। बाकी सारी जगह पर आप देखोगे जो आई है या तो वो जे के इक्वल है 2 2 1 1, या फिर वो जे से छोटा है। ठीक है, 1 में देखो, 1 2 में देखो तो 2 बड़ा है, 1 3 में देखो तो 3 बड़ा है, 2 3 में देखो तो 3 बड़ा है। तो बाकी सारे कोई भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन यहां जो है ये सारे नंबर कैसे हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। मतलब ये जो मैट्रिक्स है कैसी दिखेगी, तो ये दिखेगी ऐसे, A11 A12 A13 0 A22 A23 0 0 0। A33 क्यों 0 होगा, यहां पर तो इक्वल है ना, ये थोड़ी 0 होगा। ठीक है, तो ये 0 नहीं होगा, ये कैसा होगा, A33। तो इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि ऊपर के क्या बना रही है, एक ट्रायंगल, और ये ऊपर के ट्रायंगल में आने वाले जो सारे एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, नॉन जीरो। बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कैसे हैं, 0। इसलिए इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो जहां जहां पर भी जो रो नंबर है वो कॉलम नंबर से ज्यादा होगा तो वो मैट्रिक्स कहलाएगी आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहां पे मतलब जहां पे भी रो नंबर जो है वो कॉलम नंबर से ज्यादा होगा, और वो वाले एलिमेंट जहां पर रो नंबर कॉलम नंबर से ज्यादा है वो 0 है, वो कहलाएगी आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ए आई जे इक्वल टू 0 वेरेवर आई इज ग्रेटर देन जे, तो ये जो मैट्रिक्स होगी ये कहलाएगी आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है। तो यहां आप क्या देख रहे हो, ये वाला एग्जांपल देखो, तो यहां पर आपको दिख रहा है साफ साफ कि ये जो है भाई ये सारे नॉन जीरो हैं, ये सारे एलिमेंट्स, और इसके बाद वाले सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कैसे हैं, 0 हैं, क्योंकि यहां पर क्या है, रो नंबर जो है वो कॉलम नंबर से बड़ा है। तो जहां पर भी ऐसा होगा वो नंबर कैसे हो जाएंगे, 0, और ये मैट्रिक्स कहलाएगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोल रहा है यहां पर देख लो आप, अ स्क्वायर मैट्रिक्स Aij is called an upper triangular matrix if Aij equals to 0 for all I greater than j। तो जहां जहां पर भी i जो है वो j से बड़ा है, Aij जो है वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यहां पर क्या, thus in an upper triangular matrix all elements below the main diagonal are 0।
मतलब मेन डायगोनल जो होता है अपना कौन सा, अपर लेफ्ट कॉर्नर से बॉटम लेफ्ट कॉर्नर तक, मतलब लीडिंग डायगोनल जो होता है ना, उसके ऊपर के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन जीरो होंगे और इसके बाद वाले सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, जीरो। मतलब इसके ऊपर जीरो आ भी जाए तो कुछ नहीं, लेकिन इसके बाद वाले जो है उनको तो जीरो आना ही चाहिए। इसके बाद के सारे एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, जीरो के इक्वल। क्लियर है? अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये तो आपको नाम से ही समझ गया होगा कि भाई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो थी उसका उल्टा होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहां पर क्या करना होगा आपको, तो यहां पर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की अगर बात की जा रही है आपसे, तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि वहां पर क्या था, जहां पर आई ग्रेटर देन जे था वहां पर सारे एलिमेंट जीरो हो रहे थे। यहां पर क्या हो जाएगा, जहां पर आई लेस देन जे होगा वहां सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे। तो यहां पर जहां जहां पर भाई मतलब जो आपका लीडिंग डायगोनल है उसके ऊपर वाले सारे एलिमेंट जीरो होंगे और उसके नीचे वाले सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे। मतलब नॉन जीरो या जीरो आ भी सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऊपर वाले तो सारे एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, जीरो। ठीक है, तो यहां पर मैं बोलता हूं, ये देख लो एक मैट्रिक्स, ये क्या बोल रहा है, चलो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज कॉल्ड अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल आई लेस देन जे। तो जहां जहां पर आपका रो नंबर इज लेस देन द कॉलम नंबर, वहां पर क्या होगा, ये जीरो हो जाएंगे एलिमेंट्स, और वो एलिमेंट जीरो हो जाएंगे तो वो बन जाएगी क्या, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि लीडिंग डायगोनल के ऊपर आने वाले सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, जीरो। ठीक है, तो यहां पर देखो ये लीडिंग डायगोनल है आपका, इसके ऊपर आने वाले सारे एलिमेंट जीरो हैं और नीचे आने वाले एलिमेंट जीरो नहीं है, उनको जीरो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाकर क्या बनेगा आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है? Aij n cross n is called a strictly triangular if aii equals 0 for all I 1 to n। ठीक है, यहां पर क्या देख लो, सबसे पहले देख लो, ये लोअर ट्रायंगुलर कहला रहा है मैट्रिक्स फॉर ऑर्डर 3। अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स A equals to aij n cross n is called strictly triangular। स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर कहलाएगा अगर aii जो है, मतलब जहां जहां पर रो और कॉलम नंबर सेम है वो भी जीरो हो रहे हैं आई की हर वैल्यू के लिए, तो ये कहलाएगा एक स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर अपर भी हो सकता है और लोअर भी हो सकता है। मतलब क्या है, मतलब यानी कि ये तो जीरो है ही, अगर डायगोनल एलिमेंट भी जीरो हो जाए तो ये स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी, है ना। और इससे पहले वाले में अगर यहां पर डायगोनल एलिमेंट भी जीरो हो जाता तो स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाती। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं बोलूं कि ये कुछ ऐसा लिखा होता, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, मतलब डायगोनल एलिमेंट भी जीरो हो जा रहे हैं, तो ये स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब ये अपर भी हो सकती है, लोअर भी हो सकती है। यहां पर लोअर एलिमेंट्स हैं और अपर जीरो है, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। और अगर यहां पर होता इस वाले में ये जीरो होते तो कैसा होता भाई, ये भी स्ट्रिक्टली हो गई, क्योंकि स्ट्रिक्टली क्यों, क्योंकि इसमें डायगोनल एलिमेंट्स भी जीरो हैं, तो यहां क्या हो जाएगा, अपर स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो करते हैं इसको क्लियर, इसको भी करो, बचा और कहीं नहीं बचा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब बात आती है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की, तो भाई दो मैट्रिक्स को आप इक्वल सिर्फ तभी बोलोगे जब उसकी हर ए आई जे जो हैं वो इक्वल हो। मतलब कि सबसे पहली बात तो ए आई जे पे पहुंचने से भी पहले, भाई ए आई जे से भी पहुंचने से पहले उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। ऑर्डर डिफरेंट है तो एलिमेंट्स इक्वल भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारे एलिमेंट्स इक्वल हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका ए आई जे का जो फॉर्मेशन होगा वही चेंज हो जाएगा। और अगर ऑर्डर सेम है तो उसके बाद उसके आने वाले सारे एलिमेंट्स और उनकी जो प्लेस है वो भी सेम होना चाहिए, तभी जाकर दो मैट्रिसेस जो हैं वो कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं इसको भी देखते हैं अपन। ये बोल रहा है टू मैट्रिसेस ए आई जे एम क्रॉस एन, मतलब एक जो है ए मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर है m बाय n और बी मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर है r बाय s। तो मैंने क्या बोला था कि भाई ऑर्डर सेम होने चाहिए, मतलब ये जो m है ये r के इक्वल हो, ये जो n है ये s के इक्वल हो। तो m बाय n और r बाय s दोनों कैसे हो, सेम हो, तभी जाकर ये मैट्रिसेस जो होंगी दोनों वो कैसी होंगी, इक्वल। ठीक है, तो क्या बोला भाई, ये दो मैट्रिक्स हैं, आर इक्वल इफ m इज इक्वल टू आर, वही बात, रो दोनों की सेम है, एंड
n इज इक्वल्स टू s, मतलब दोनों के कॉलम सेम है, एक ही पॉइंट में देना चाहिए, जबरदस्ती बढ़ाया इन लोगों ने लाइन, है ना। इसके बाद aij और bij भी सब इक्वल हो, मतलब जो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी सारे कैसे होने चाहिए, इक्वल, तब जाकर वो मैट्रिसेस कैसी होंगी, इक्वल। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, अगर आपको एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 4 और दूसरी मैट्रिक्स है B x 2 3 y, तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर A और B इक्वल हैं, इफ A एंड B आर इक्वल, देन x कितना है, तो x वही होगा भाई जो A मैट्रिक्स में उस प्लेस पर एलिमेंट आ रहा होगा। तो यहां पर ये जो ये B11 है, यहां पर A11 है, तो हमें पता है भाई A11 जो है वो B11 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं, सेम है, तो उनके जो सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, सेम प्लेस पर आने वाले एलिमेंट्स जो हैं वो कैसे होंगे, सेम होंगे। तो मैंने बोला A11 B11 के इक्वल होना चाहिए, मतलब x जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। सिमिलरली भाई ये कितना होगा, तो A22 जो है वो B22 के इक्वल होगा, तो y जो होगा वो 4 के इक्वल होगा। और ये तो हमें दिया ही हुआ था भाई, A12 दोनों 2 थे, A12 और B12, और यहां पर A21 और B21 भी 3 थे, वो दोनों वैसे ही इक्वल थे। तो सारे एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, तब जाकर ये मैट्रिक्स कैसी होगी, सेम होगी। ऑर्डर भी सबके कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी मैट्रिक्स कैसे कहलाएंगी, इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, तो अब यहां पर क्या बोल रहा है, दो मैट्रिसेस दी इसने 3x3 की। ठीक है, अब यहां पर 3 2 1 x 5 5 1 -1 4 3 2 1 -1 0 5 1 -1 और z, तो z की वैल्यू कितनी है, तो z 4 होगा, उसके प्लेस पर 4 आ रहा है। दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, x की वैल्यू होगी -1 और y की वैल्यू होगी 0। तो भाई उसकी प्लेस पर आने वाले एलिमेंट से आप कंपेयर कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देख लो भाई z 4 है, x -1 है और y 0 है, तभी ये मैट्रिक्स कैसी है, इक्वल है। अब यहां पर क्या बोल रहा है, दो नल मैट्रिक्स लिए हैं इसने, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अब देखो यहां पर सिग्निफिकेंस और आपको समझ में आ जाएगा कि जो दो नल मैट्रिक्स हैं वो इक्वल हो, ये जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी, भले यहां पर सारे एलिमेंट 0 है, यहां पर भी सारे एलिमेंट 0, लेकिन इनके ऑर्डर डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, इनके ऑर्डर डिफरेंट है। और अगर इनके ऑर्डर डिफरेंट है तो सबसे पहली कंडीशन जो है हमारी वही फुलफिल नहीं हो रही है कि भाई मैट्रिक्स जो है वो इक्वल तभी होंगी जब उनके ऑर्डर कैसे होंगे, सेम होंगे। और यहां पर ऑर्डर जो है वो सेम ही नहीं आ पा रहे हैं। ऑर्डर अगर सेम नहीं आ रहे हैं तो भाई ये दोनों मैट्रिक्स कैसी होंगी, इक्वल नहीं होंगी। बात आ रही है समझ। नेक्स्ट क्या भाई, अब इलिस्ट्रेशन है, ये बोल रहा है x माइनस वाई 2x प्लस जेड 2x माइनस वाई 3z प्लस w, यहां पर इक्वल है किसके, -1 5 0 13 के। तो हमसे बोल रहा है x y z और w की वैल्यू निकाल कर बताओ। हम बोलते निकाल देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है यहाँ का, अगर मैं इस सेट को A बोलूं, इस सेट को B बोलूं, तो A11 जो होगा वो B11 के इक्वल होगा। यानी आप बोलोगे x माइनस वाई इक्वल टू -1, ये हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, ये क्यों इक्वल होगा, बिकॉज A इज इक्वल्स टू B, मैट्रिक्स A जो है वो मैट्रिक्स B के इक्वल है। ठीक है, इसके बाद जो भाई ये है, ये कितना है, A21, तो A21 जो होगा वो B21 के इक्वल होगा। बात वही है, A और B इक्वल हैं, तो A21 है 2x माइनस वाई और B21 है 0, इसको इक्वेशन 2 बोलो। अब यहां देखो, ये भी x माइनस वाई इक्वल टू 1 में है, x माइनस वाई मतलब x और y में है, ये भी x और y में है, तो दो इक्वेशंस आपको मिल रही हैं और दोनों किस में है, x और y में। तो आपको पता है कि भाई दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशंस हैं, तो आप सॉल्व कर सकते हो। तीन वेरिएबल्स होते और दो इक्वेशंस होती तो आप सॉल्व नहीं कर सकते थे। जितने वेरिएबल्स हैं एटलीस्ट उतनी ही इक्वेशंस आपकी बननी चाहिए। तो यहां बोलते हो भाई दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू -1, तो हम यहां पर लिखते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 और दूसरी इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर दो तो ये हो जाएगा भाई माइनस का, ये प्लस का, और ये 0 तो माइनस का हो भी तो क्या फर्क पड़ता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x में से -2x तो माइनस का x, y और y कैंसिल, ये बचेगा -1, तो x की वैल्यू आ रही है -1, x की वैल्यू आ रही है 1। x की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 1।
कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं है यहां पर। अब यहां पर मैं बोलता हूं कि भाई x की वैल्यू 1 है तो y की कितनी होगी, तो मैं यहां पर पुट करता हूं। तो मैं बोलता हूं भाई x की वैल्यू 1 है, पुटिंग इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में मैं डालूंगा इसको तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 माइनस वाई इक्वल्स टू -1। y को वहां भेज दो, -1 को यहां ले आओ तो 1 + 1 इक्वल्स टू y। y की वैल्यू आ रही है 2। y की वैल्यू कितनी आ रही है 2, x की वैल्यू कितनी आ रही है 1। अब x और y की वैल्यू तो आ गई है, हमारे पास वैल्यू किसकी नहीं है भाई, z की नहीं है, w की नहीं है। तो यहां पर इक्वेशन से हमें समझ में आएगा ये कितना है भाई, तो ये है आपका a12। तो a12 किसके इक्वल होना चाहिए, b12 के। तो आप बोलोगे a12 मस्ट बी इक्वल टू b12 बिकॉज a इज इक्वल्स टू b। तो a12 है 2x + z इक्वल्स टू 5। सिमिलरली ये z + w जो है, मतलब a22 जो है, ये इक्वल होना चाहिए b22 के, बिकॉज a इज इक्वल्स टू b। तो a22 कितना हो जाएगा, a22 हो जाएगा 3z + w इक्वल्स टू, यहां पर कितना हो जाएगा 13। इसको इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 4 बोलो। अब हमारे पास भाई इक्वेशन 3 में है 2x + z इक्वल्स टू 5। तो मैं इसको लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 3 2x + z इक्वल्स टू 5। बट x की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने, 1। x की वैल्यू कितनी निकाली थी यहां पर आपने, 1 निकाली थी। तो पुट कर देते हैं वहां पर। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 1 मतलब 2 + z इक्वल्स टू 5। तो z की वैल्यू हो जाएगी 5 - 2 यानी 3। तो z की वैल्यू आ गई 3। नाउ आपके पास दूसरी इक्वेशन है कौन सी, 3z + w इक्वल्स टू 13। तो आप बोलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 14 3z + w इक्वल्स टू 14। यही थी ना, 3z + w इक्वल्स 13 थी। अच्छा हुआ बच गए, वरना गलत करवा देते। आप लोग बताते भी नहीं हो कि सर आप गलत लिख रहे हो, कम से कम इतना तो बोल देना चाहिए ना। 3z + w इक्वल्स टू 13। तो z की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो मैं यहां पर पुट करता हूं, तो 3 × 3 + w इक्वल्स टू 13। w इक्वल्स टू 13 - 9 मतलब 4। तो आ गई भाई सबकी वैल्यू x, y और z की। हमें पता चल गया कितना, x है 1, y है 2, w है x, y और क्या था अपना z था, z है 3 और w है 4। ठीक है, तो x, y, z हो गए 1 2 3 और w हो गया 4। कैसे किया, क्या क्या किया इस क्वेश्चन में आपने, तो यहां आपको क्या दिया हुआ था, यहां दो मैट्रिसेस दी हुई थी और बोला गया था कि दोनों मैट्रिक्स जो है वो कैसी हैं, इक्वल हैं। और आपने बोला अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं भाई तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं सारे वो इक्वल होंगे। मतलब a11 b11 के इक्वल होगा, a12 b12 के, a21 b21 के और a22 b22 के। ठीक है, तो आपने इक्वेट करके 4 इक्वेशंस बनाई। आपने देखा पहली 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल में हैं, तो आपने उन दोनों को सॉल्व किया, x1 और y2 आया। देन आपने देखा भाई जो तीसरी इक्वेशन है उसमें x और z है, तो x की वैल्यू पुट कर दी आपने और 2x + z इक्वल्स टू 5 आ रहा था, तो z की वैल्यू आ गई 3। उसके बाद आपने देखा चौथी इक्वेशन में 3z + w इक्वल्स टू 13 था, वहां पर z निकला हुआ था 3, तो उसकी वैल्यू पुट करी तो w की वैल्यू आई 4। तो आपके पास सारे वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई। कैसे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगाकर। क्लियर है? तो अब क्या भाई, इलस्ट्रेशन 2 क्या बोल रहा है यहां पर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z अगेन। ठीक है, एंड a, x, y, z और a की वैल्यू निकालनी है विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं सबसे पहले भाई, आपको पता है कि ये जो है x + 3 ये 0 के इक्वल होगा, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं अपन इसको। ठीक है, तो आप बोलते हो x + 3 इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो a11 जो होगा वो b11 के इक्वल होगा। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया वो भी 2 × 2 की मैट्रिक्स थी, ये भी 2 × 2 की मैट्रिक्स है। वहां पर भी a11 a12 b11 b12 के इक्वल थे, a21 a22 b21 और b22 के इक्वल थे, तो यहां पर भी सेम ही होगा। ठीक है, बट यहां पर वो सब लिख नहीं रहा हूं मैं, क्या करना उतना लिख कर, आपको समझ में आएगी ना चीजें, तो समझते हुए चलो इसको। तो क्या बोलोगे आप, x + 3 जो है वो 0 के इक्वल होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। ये तो इजी क्वेश्चन है भाई, इसमें तो इक्वेशंस भी नहीं सॉल्व करनी, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स है ये तो, एक ही वेरिएबल आ रहा है एक इक्वेशन में, तो डायरेक्ट वैल्यू आएगी।
ठीक है। z माइनस वन किसके इक्वल है, 3 के, तो z माइनस वन आ जाएगा 3 के इक्वल, तो z की वैल्यू आ गई 4। अब 2y प्लस एक्स, यहां पर दो वेरिएबल आ गए हैं, लेकिन चैन की बात यह है कि x की वैल्यू पहले से है हमारे पास, तो आप बोलोगे नाउ 2y प्लस एक्स इक्वल्स टू -7। अब 2y प्लस एक्स अगर -7 के इक्वल है और x की वैल्यू -3 है, तो पुट कर दो यहां पर 2y माइनस 3 इक्वल्स टू -7, 2y इक्वल्स टू -7 प्लस 3, 2y इक्वल्स टू -4, y इक्वल्स टू -2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, -2। x आ गया, y आ गया, z आ गया, बचा क्या, a के लिए कौन सी इक्वेशन है, 4a माइनस 6 इक्वल्स टू 2a। तो कर दो इक्वेट, तो क्या बोलोगे, 4a माइनस 6 इक्वल्स टू 2a, तो हो जाएगा 2a को इधर लेकर आओ, 6 को वहां भेजो, 2a इक्वल्स टू 6, a की वैल्यू 3। कितनी आ रही है a की वैल्यू भैया, 3। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ और इसमें ऐसा रॉकेट साइंस तो लग नहीं रहा है, इजी चीज थी। क्या किया अपन ने यहां पर, तो यहां भैया आपको बोला x प्लस 3, 2y प्लस एक्स, z माइनस 1 और 4a माइनस 6, आपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इक्वेट करवाया, एक इक्वेशन सिंपल सिंपल बन रही है सारी, सबको सॉल्व किया, आंसर आ गया। ठीक है, तो भाई अब आपकी स्टार्ट होती है एक्सरसाइज नंबर 4.1, इसके लेवल 1 के क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं अभी सॉल्व। ठीक है, अब आपको कॉन्सेप्ट जितने पढ़े हैं अभी तक आपने मैट्रिक्स के, तो देखकर ही समझ में आ गया होगा कि बड़े ही इजी कॉन्सेप्ट्स हैं अभी तक जितने पढ़े हैं। तो ये जो एक्सरसाइज होने वाली, ये भी काफी इजी से मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज होने वाली है, बेसिकली इजी ही होगी। ठीक है, अब एक और चीज, अभी तक आपको अगर एनसीईआरटी के वीडियोस नहीं मिले क्वेश्चंस के, तो अब से आपको एनसीईआरटी के भी सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे इसी चैप्टर के, और सारे चैप्टर किसके, पहले वाले सारे चैप्टर्स के भी आपको मिल जाएंगे, तो वो आप देख लीजिएगा, सारी की सारी प्लेलिस्ट तैयार ही होगी। तो आपके सारे जो कंसेप्ट्स अपन करते जा रहे हैं यहाँ पर आरडी में, इनसे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज होगी आपकी एनसीईआरटी में, तो उसके सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे, तो आप उसके लिए भी तैयार रहना। और इतने सारे क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर लेंगे जितने कोई कहीं नहीं करवाता। तो इतने क्वेश्चंस आपको अगर मिल रहे हैं भाई, तो इस चांस को बिल्कुल मत छोड़ना, थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई करते रहो, साथ में मैथ्स में फुल मार्क्स लेकर आओगे आप। अगर प्रैक्टिस अच्छी रहती तो, छोटी मोटी सिली मिस्टेक्स नहीं करते हो, तो वहां पर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखेगा आपको जो आपने ना किया हो। ठीक है, तो करते हैं अपन एक्सरसाइज नंबर 4.1 को स्टार्ट। भाई क्या बोल रहा है ये, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, अगर कोई मैट्रिक्स है उसके पास 8 एलिमेंट्स है, ठीक है, what are the possible orders it can have, what if it has 5 elements। अब एक बात सोचो आप खुद, ये जो क्वेश्चन है अगर आपने सॉल्व नहीं किया होता और डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलता, तो है तो इजी क्वेश्चन, बट जरूरी नहीं है कि हर बार हर स्टूडेंट को ये क्लिक हो जाए। ये क्वेश्चन इजी है लेकिन कंसेप्चुअल है, अगर वो कंसेप्ट आपके दिमाग से मिस हो गया या उस टाइम पर एकदम से क्लिक नहीं हो पा रहा है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, फिल इन द ब्लैंक्स एंड एमसीक्यूज तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ भी नहीं छोड़ता। ठीक है, इलस्ट्रेशंस भी सारे करते हैं अपन। तो आप सोचो आप खुद ही, इसका आंसर क्या आ सकता है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। तो अब सोचो 8 एलिमेंट्स है, हमें पता है कि मैट्रिक्स अगर m क्रॉस n की होती है, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज m by n, then it has mn elements। मतलब कि अगर m क्रॉस n है किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो उसके पास m इंटू n एलिमेंट्स होते हैं। यहां पर इसके पास 8 एलिमेंट्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या रहा होगा भाई, 8। यानी ये जो m इंटू n आता, मतलब दोनों जो रो नंबर और कॉलम नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है, वही होते हैं आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहां पर अगर मैं बोल रहा हूं ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 8 हैं, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। तो बेसिकली जब भी आपको पॉसिबल ऑर्डर निकालना है, तो जितना भी टोटल दिया हुआ है उनको किन्हीं दो नंबर के प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं क्या, क्योंकि यहां पर अगर m इंटू n जो है वो टोटल है जो भी है, तो उसको दो नंबर के प्रोडक्ट में m क्रॉस n के फॉर्म में हम लिखते हैं।
तो यहां पर हमें यह देखना है कि 8 को हम किन किन दो नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो मैं बोलता हूं इसके फैक्टर्स निकालना है, तो अपन इसको बोल सकते हैं 1 इंटू 8 या फिर 8 इंटू 1, दोनों 8 होगा, ठीक है। 2 इंटू 4 या फिर 4 इंटू 2, ये भी दोनों 8 होंगे। मतलब कि यहां पर और कोई सा है क्या जिनको 2 को मल्टीप्लाई करने पर मैं 8 लेकर आ पाऊं? तो नहीं है। तो यहां पर आप बोलोगे कि भाई कितने ऐसे ऑर्डर्स पॉसिबल हैं इसके। तो भाई अगर 8 एलिमेंट है मतलब 1 इंटू 8 mn जो एलिमेंट है वो 8 आएगा, 2 इंटू 4 भी कितना आएगा, 8 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 8 है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन से होंगे? तो या तो आपका जो m है वो 1 हो और n 8 हो, या m 8 हो और n 1 हो। ऐसे ही अगर m2 हो तो n4 हो, या फिर m4 हो तो n2 हो। तो ये हैं उसके पॉसिबल ऑर्डर्स। तो आप बोलोगे दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। मतलब ये पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, और इतने जो हैं, इतने टाइप की मैट्रिक्स जो है वो बन सकती है 8 एलिमेंट्स को कंटेन करती हुई, ठीक है। ये पहला पार्ट हुआ 8 एलिमेंट्स वाला। अब दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है कि कितने ऐसे मैट्रिक्स बनेंगे जिसमें 5 एलिमेंट्स होंगे। तो भाई 5 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? मैट्रिक्स विद 5 एलिमेंट्स अपन लिख लेते हैं। तो 5 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? तो 5 के फैक्टर्स होते हैं भाई 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1, बस दो ही होते हैं और कोई सा फैक्टर नहीं होता है। तो मतलब यहां पर क्या होगा, इसके सिर्फ दो ही ऑर्डर पॉसिबल हैं, 1 क्रॉस 5 और 5 क्रॉस 1, दो ही टाइप की मैट्रिक्स बनेंगी। तो आप बोलोगे 1 बाय 5 एंड 5 बाय 1 आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। सिर्फ इतने ही ऑर्डर्स जो हैं वो पॉसिबल हैं अगर आपके पास एलिमेंट्स कितने हैं, 5 हैं। क्लियर है? तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या देखना है उसमें? तो आपको उसमें देखना है कि भैया मैट्रिक्स जो होती है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं m इंटू n, और उसका जो ऑर्डर होता है वो भी होता है m क्रॉस n। तो मतलब क्या है, मतलब देखना है आपको कि जो 8 है या जो भी नंबर दिया हुआ है उसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, मतलब किन दो नंबर के प्रोडक्ट्स में उनको लिखा जा सकता है। वही दो नंबर जो होंगे वो इसके रोज और कॉलम होंगे, तो वो ऑर्डर हो जाएगा इसका। क्लियर है? 8 का देखा तो क्या क्या आया था भाई, 1 8 8 1 2 4 4 2, 4 टाइप की मैट्रिक्स बन जाएंगी। याद रखना 2 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स और 4 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स सेम नहीं हो सकती क्योंकि उनके ऑर्डर डिफरेंट है। सिमिलरली 1 8 और 8 1 के साथ ऑर्डर डिफरेंट है, तो एलिमेंट सेम भी डाल दो सारे, लेकिन वो जो मैट्रिक्स होंगी वो इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, क्लियर करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ a is equals to aij 2 1 0 3 4 7 minus 5 9 2 and b equals to 2 minus 3 1 minus 1 4 2, then find a 2 2 plus b 2 1। यार बहुत बच्चों जैसा क्वेश्चन है ये, नहीं है क्या? इतना इजी क्वेश्चन ये तो मतलब कोई भी कर लेगा। आप तो कर ही लिए होगे, अभी तक आंसर आ चुका होगा, आई एम श्योर। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। इससे पहले ही मैंने बताया था, आप अगर बच्चों जैसा क्वेश्चन सोच के स्किप कर दोगे और देखोगे नहीं ऐसा क्वेश्चन, लास्ट में हो सकता है एग्जाम के टाइम पर नर्वसनेस भी होती है इंसान की। अगर एक भी क्वेश्चन छूटा हुआ रहता है ना तो उसके मन में ये डर रहता है कि कहीं यही क्वेश्चन ना आ जाए। और अगर इस टाइप का कुछ दिख गया आपको और वहां पे मान लो क्लिक नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? तो जब 2 मिनट का भी क्वेश्चन है तो 2 मिनट की भी मेहनत से बचना क्यों, कर लो ना सारे क्वेश्चन, खत्म करो उसको। ठीक है, तो यहां पर क्या है, a22 प्लस b21। अब a22 कौन सा होगा भाई? तो ये होता है, आपको पता है a11, ये a12, ये a13, ये क्या हो जाएगा a21, ये a22, ये a23। ठीक है, सारे लिख लो, बाद में काम ही आने हैं। ये हो जाएगा a31, a32, a33। ऐसे ये क्या हो जाएगा भाई, b11, b12, b21, b22, b31, b32। अब यहां पे क्या बोल रहा है, a22 प्लस b21। तो a22 कितना है, तो a22 है 4, ये 4 प्लस b21 कितना है, b21 है -3, तो 4 प्लस -3 कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल। तो आ गया इसका आंसर भाई। इससे इजी क्या होगा, इसके बाद क्या है,
A11 इंटू B11, तो A11 है 2 और B11 है 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस A22 इंटू B22, तो A22 है 4 और B22 है 4, तो हो जाएगा 4 इंटू 4, तो हो जाएगा 2 2 4 प्लस 4 इंटू 4 इज 16, तो आंसर आ गया 20। तो क्लियर है क्वेश्चन। क्या किया यहां पर अपन ने, तो यहां पर आपको क्या बोला था भाई, ये बोला था बस एक दो मैट्रिक्स दे दी थी AIJ और BIJ, और आपको क्या बोला था कि भाई A22 प्लस B21 निकालो, तो अपन ने सारे नंबर दे दिए, सारे उनके जो उनके पोजीशन है वो समझ लिया अपन ने, और A22 देखा तो आ रहा था 4, B21 देखा तो आ रहा था -3, ऐड किया 1 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर A11 इंटू B11 किया, दोनों 2 2 थे, A22 इंटू B22 किया, दोनों 4 4 थे, ऐड किया 20 आ गया। इजी क्वेश्चन एकदम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, इफ लेट A बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 4, इफ R1 denotes the first row of A and C2 denotes its second column, then determine the order of matrices R1 and C2। तो भाई सबसे पहले 3 क्रॉस 4 की 3/4 की एक मैट्रिक्स बना लेता हूं मैं। तो मैं बोलता हूं भाई ये मेरी एक 3/4 की मैट्रिक्स है, 3 रोज हैं, 4 कॉलम है, A11 A12 A13 A14, A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। यह आ गई भाई 3 क्रॉस 4 की 3 रोज 4 कॉलम्स, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, लेट इफ R1 डिनोट्स द फर्स्ट रो, मतलब ये जो है ये पूरा का पूरा आपका क्या कहला रहा है, R1, ये R1 है, ठीक है, द फर्स्ट रो ऑफ A। तो ये A मैट्रिक्स थी अपनी, इसकी जो फर्स्ट रो है वो R1 है, और हमें क्या बोल रहा है, C2 डिनोट्स इट्स सेकंड कॉलम, C2 डिनोट्स इट्स सेकंड कॉलम, तो C2 जो है वो सेकंड कॉलम है इसका, तो ये रहा इसका सेकंड कॉलम, ये क्या है भाई C2। तो आपसे क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस R1 एंड C2। तो R1 अगर एक मैट्रिक्स होती, R1 अगर एक मैट्रिक्स होती तो कैसी होती वो, तो आप बोलते R1 होता भाई A11 A12 A13 A14। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाता, तो आप बोलते भाई इसमें रो कितनी है, तो रो है 1, और इसमें कॉलम्स कितने हैं, तो कॉलम है 1 2 3 4, तो इसका ऑर्डर हो जाता 1 क्रॉस 4। तो आप बोलते ऑर्डर क्या होता भाई 1 क्रॉस 4 1/4, ठीक है। अब C2 की बात की जाए यहां पर, तो C2 जो होगा वो कैसा मैट्रिक्स दिख रही है भाई, तो वो मैट्रिक्स दिख रही है A12 A22 A32। तो आप लिखते हो यहां पर A12 A22 A32, ये आ गई आपकी C2 मैट्रिक्स। तो अब C2 जो है इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो यहां पर भाई रोज 3 है और कॉलम 1 है, तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 1, तो ऑर्डर आ जाएगा इसका 3 क्रॉस 1। तो क्लियर है क्या बोला था इस क्वेश्चन में और क्या किया हमने, तो यहां पर बोला गया था भाई कि लेट A बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 4 इफ R1 डिनोट्स द फर्स्ट रो ऑफ A एंड C2 डिनोट्स इट्स सेकंड कॉलम। तो R1 हमें पहली रो दिख रही थी, हमने सबसे पहले क्या किया, एक मैट्रिक्स बना ली 3 क्रॉस 4 की, ठीक है। इसमें हमें R1 दिख रही थी पहली रो, तो ये अगर मैट्रिक्स होती, तो इसका ऑर्डर क्या होता, तो ये अगर मैट्रिक्स A11 A12 A13 A14, तो इसका ऑर्डर होता 1 क्रॉस 4। 1 क्रॉस 4 क्यों, क्योंकि भैया एक ही रो है और 4 कॉलम है। और C2 अगर मैट्रिक्स होती तो यहां पर भाई एक ही कॉलम है और 3 रोज हैं, तो 3 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई, कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ हुज एलिमेंट्स AIJ आर गिवन बाय। यहां पर वही जो जैसा अपने इलस्ट्रेशन किया था भाई, है ना, यहां पर जो अपन को एलिमेंट्स हैं वो कैसे दिए हुए हैं, तो वो दिए हुए हैं आपको कैसे भाई, एक रूल को फॉलो करते हुए, एक प्रॉपर्टी मेंशन्ड है और आपको बोल रहा है कि इसके थ्रू आप सारे एलिमेंट्स बताओ इस मैट्रिक्स में कैसे होंगे। तो अपन सबसे पहले जनरल फॉर्म बना लेते हैं इस मैट्रिक्स का, 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है ना ये। तो आप बोलते हो 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ए जो है वो कैसे बनेगी, तो ए बनेगी भाई 2 रोज, क्योंकि 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है। ये हो गए अपने जनरल सारे टर्म्स इसके। अब मैं बात करता हूं, अगर यहां पर जो रूल दिया हुआ है AIJ इक्वल्स टू I इंटू J,
ए आई जे इक्वल्स टू आई इंटू जे, तो मैं यहां पर बोलूंगा ए आई जे इज इक्वल्स टू आई इंटू जे। तो A11 कितना हो जाएगा, तो A11 हो जाएगा 1 इंटू 1 यानी कि 1। A12 कितना हो जाएगा, तो 1 इंटू 2 यानी कि 2। सारे I और J को मल्टीप्लाई तो करना है अपन को, तो मल्टीप्लाई कर दो यहां पर। A13 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 3, तो वो हो जाएगा 3। अब A21 तो 2 इंटू 1 यानी कि 2। A22 तो 2 इंटू 2 यानी कि 4। और A23 तो 2 इंटू 3 यानी कि 6। तो ये पूरी मैट्रिक्स जो है वो कैसे बनेगी, तो ए मैट्रिक्स आप लिखोगे 1 1 है 1, 1 2 है 2, 1 3 है 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3, देन 2 1 है 2, 2 2 है 4 और 2 3 है 6, तो हो जाएगा 2 4 6। ये बन गई आपकी 2 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स जो इस रूल से डिफाइंड है। ए आई जे क्या है, आई इंटू जे के इक्वल, ठीक है। अपन को बोला था क्या भाई, ए आई जे आपको दिया हुआ है एक रूल, आई इंटू जे मतलब हर एलिमेंट जो है वो उसके रो और उसके कॉलम के प्रोडक्ट के इक्वल है, रो नंबर और कॉलम नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है, ठीक है। तो यहां पर आपने देख लिया भाई कि इसकी पोजीशंस कैसी होगी, सारे के सारे अपने जो एलिमेंट्स हैं उनकी। तो यहां पर आपने बोला कि आई और जे की वैल्यू आपके पास है, तो आई इंटू जे आप निकाल सकते हो। A11 1 इंटू 1, A12 1 इंटू 2 ऐसे निकाला लास्ट तक, A23 तक सारी वैल्यूज आ गई, पुट कर दिया, ये आंसर आ गया आपका। क्लियर है। तो अब भाई इसी पे बेस्ड दूसरा वाला भी दिया होगा अपन को, तो अपन क्या करते हैं, ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको बने रहने देते हैं, बाकी सबको अपन इरेज कर देते हैं। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, उसमें बोल रहा है ए आई जे जो है, अब जो सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 2 इंटू कॉलम नंबर माइनस 2 इंटू रो नंबर माइनस कॉलम नंबर है, ठीक है। आई इज द रो नंबर, तो 2 इंटू रो नंबर माइनस कॉलम नंबर। तो A11 क्या हो जाएगा, तो A11 हो जाएगा 2 इंटू रो नंबर माइनस कॉलम नंबर, मतलब 2 इंटू 2 माइनस 1 यानी 1। A12 क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू रो नंबर मतलब 1 माइनस कॉलम नंबर कितना है 2, 2 माइनस 2 यानी 0। फिर A22 कितना हो, A13 कितना हो जाएगा, 13 निकालो पहले, 2 इंटू रो नंबर मतलब 1 माइनस 3 यानी 2 माइनस 3 मतलब कि माइनस 1। फिर A21 कितना हो जाएगा, 2 इंटू रो नंबर माइनस कॉलम नंबर, तो 2 इंटू 2 मतलब 4 माइनस 1 यानी 3। A22 कितना हो जाएगा, तो वो जाएगा 2 इंटू रो नंबर माइनस कॉलम नंबर मतलब 4 माइनस 2 यानी कि 2। और A23 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 2 इंटू रो नंबर माइनस कॉलम नंबर मतलब 4 माइनस 3 यानी 1, ठीक है। तो अब सारे नंबर आ गए आपके पास, तो ए में लिख दो कौन कौन से भाई, तो पहले हैं 1 0 1 1 0 माइनस 1, और इसके बाद कौन से नंबर आ रहे हैं नीचे वाली रो में, तो आ रहे हैं 3 2 1। ये बन गई आपकी मैट्रिक्स, जिसको जो कि यहां पर सारे एलिमेंट्स जो है वो किस रूल से भाई लिंक्ड हैं, किस प्रॉपर्टी से लिंक्ड है वो, तो वो लिंक्ड है भाई सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 2 इंटू रो नंबर माइनस कॉलम नंबर के इक्वल हैं, ठीक है। 2 इंटू रो नंबर माइनस कॉलम नंबर, जैसे माइनस 1 है तो ये कितना है 2 इंटू 1 माइनस 3, तो माइनस 1 आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे आपको सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं, ठीक है। देखते हैं क्या थर्ड पार्ट भी है क्या फोर्थ का, तो इसको पूरे को तो इरेज करते हैं अपन, पर इसको लिखे रहने देते हैं। बिल्कुल है, थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे। तो डायरेक्ट कर लेते हैं इसको, तो यार हम डायरेक्ट यहां से डायरेक्ट लिखते हैं, ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी है ये। तो आप लिखोगे ए इज इक्वल टू आई प्लस जे मतलब 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 3 5। ये बन गई आपकी मैट्रिक्स। क्लियर है। ए आई जे क्या है, आई प्लस जे है, तो आई प्लस जे कैसे करोगे आप, तो यहां पर ये सारे जो रो नंबर और कॉलम नंबर है इनको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। आ गया आंसर बहुत ही इजीली, ठीक है। करते हैं क्लियर, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। फोर्थ भी है,
वाह यार, फोर्थ भी है इसके पास, काफी लंबा क्वेश्चन है। चलो ठीक है, अब क्या है, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये करते हैं हम, तो सबसे पहला आएगा भाई A11, आई प्लस जे मतलब 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा कितना, 2 स्क्वायर अपॉन 2 यानी 2, मतलब 4/2 लिख दो, एक और स्टेप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो A11 आ गया 2, देन A12 कितना होगा, 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर मतलब 9 अपॉन 2 यानी 4.5। ठीक है, इसके बाद A13 वो हो जाएगा 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, मतलब भाई 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 यानी कि 8। उसके बाद क्या चाहिए आपको, A21, तो 21 मतलब कि वही हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 9/2 मतलब 4.5। इसके बाद क्या होगा भाई, A22 चाहिए आपको, तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 यानी 8। ठीक है, इसके बाद A23 चाहिए, तो हो जाएगा 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2 यानी 12.5। तो बन गया क्या, ये मैट्रिक्स बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। क्या बनेगा भाई, ए मैट्रिक्स, सारे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 2 4.5 8, उसके बाद क्या है 4.5 8 12.5। तो ये है आपकी मैट्रिक्स, जो कि जहां पे सारे एलिमेंट्स जो है वो किस प्रॉपर्टी से लिंक्ड है भाई, तो वहां पर क्या है, सारे एलिमेंट्स आते हैं ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2 से। क्लियर है बात, करें क्लियर इसको। अब भाई अभी तक तो 4 का बड़ा रोल चल रहा है, देखते हैं 5th भी है क्या इसका, नहीं 5th है सेकंड दूसरा क्वेश्चन, तो अब इसको पूरे को अपन कर देते हैं क्लियर। अब 5th पे आते हैं, क्या बोल रहा है 5th क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। चलो अच्छी बात है, और छोटी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करवा रहा है अपन से, A is equals to Aij whose element Aij are given by I plus j का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो I plus j का होल स्क्वायर अपॉन 2 बड़ी इजी सी चीज है भाई, यहां पर आपको चाहिए क्या है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो सबसे पहले एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बना लेते हैं, जनरल फॉर्म उसका, तो क्या हो जाएगा, A is equals to A11 A12 A21 A22। तो A क्या हो जाएगा, सबसे पहले भाई A11, यहां पर प्रॉपर्टी क्या दी हुई है, I प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो A11 बोलोगे तो I और J दोनों क्या है, 1 और 1 है भाई, तो आप यहां पर क्या बोलोगे, A11 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 मतलब 2। A12 तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 मतलब कि 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 यानी 4.5। A21 हो जाएगा वही 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 4.5, और A22 हो जाएगा भाई 4 स्क्वायर मतलब 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 मतलब कि 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 यानी 8। तो बन गया ये मैट्रिक्स 2 4.5 4.5 8 2 4.5 4.5 8 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी, बड़े इजीली हमने ये बना दी। क्लियर है, क्या किया, तो भाई कुछ नहीं, आई और जे की वैल्यूज डालते गए सारे, 1 1 1 2 2 1 2 2 वैल्यूज आते गई हमारे पास और आंसर आ गया। ठीक है, पूरा क्लियर नहीं करेंगे, 5th के भी अलग अलग पार्ट होंगे भाई, लंबी लंबी कहानियां लेकर आ रहे हैं अपने साथ ये लोग। तो 5th का सेकंड पार्ट, आई माइनस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, चलो ये भी ठीक है, आई माइनस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये तो समझ में आ रहा है, 1 1 और 2 2 कितना हो जाएगा, 0 0। ठीक है, तो यहां पर आप बोलते हो A11 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी 0, 1 माइनस 1 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 अपॉन 2 0 होता है। ठीक है, A12 तो हो जाएगा 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2,
तो 1 माइनस 2 कितना होता है, माइनस का 1, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो प्लस का 1 अपॉन 2 यानी 0.5। इसके बाद A21 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि ये भी हो जाएगा 0.5, और A22 हो जाएगा 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी 0। तो आपके पास A में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं भाई, तो ये आ रहा है A इज इक्वल्स टू 0, 0.5, 0.5 और 0। तो A है भाई एक ऐसी मैट्रिक्स। क्लियर है, प्रॉपर्टी डाली I माइनस जे का होल स्क्वायर, तो जहां पर I और J इक्वल थे वहां पर एलिमेंट 0 हो गए, बाकी सारी जगह आ गई वैल्यू आपके पास। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, I माइनस 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। कर लेते हैं, सेम सेम है वैसे, लेकिन कर लो, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर लिया करो भाई इसकी, है ना, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करके खत्म किया करो। तो ये क्या भाई A11, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 तो 2 ही होगा, तो 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब कि 1, 1 अपॉन 2 यानी कि 0.5। ठीक है, A12 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, माइनस 1 माइनस 4 कितना होता है, माइनस 3 का स्क्वायर यानी 9, 9 अपॉन 2 यानी 4.5। ठीक है, A21 हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, I माइनस 2J, I2 है यहां पर, और 2 ये प्रॉपर्टी वाला, और J कितना है 1, तो 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, 0 का स्क्वायर अपॉन 2 या कुछ भी कर लो तो 0 ही आएगा। अब आती बात A22 की, हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ 2 ही है और उसके अलावा कुछ नहीं है, तू हट ऊपर जा, हाँ ठीक है। ये कितना हो जाएगा भाई 2 माइनस 2 इंटू 2 कितना होता है, माइनस का 2, 2 इंटू 2 होता है 4, 2 माइनस 4 इज माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो प्लस का 4 अपॉन 2 यानी 2। तो आ गए भाई सारे एलिमेंट्स A के, कौन से, पहला है 0.5, देन है 4.5, तो आप लिखते हो यहां पर 0.5, 4.5, नीचे 0 और 2, 0 एंड 2। क्लियर है, क्या किया, तो भाई इस प्रॉपर्टी में डाला I माइनस 2J के होल स्क्वायर में 1 1 1 2 2 1 2 2 और वैल्यूज निकाली और आंसर आ गया। ठीक है, बड़े इजी क्वेश्चन हैं सारे। अब फोर्थ पार्ट क्या है, 2i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो यहां पर पूरा क्यों क्लियर कर दिया मैंने, भाई मैट्रिक्स तो अपनी यही है ना, मैट्रिक्स तो वही है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स Aij। ठीक है, फिफ्थ का ही तो पार्ट है ये, 2i प्लस जे का होल स्क्वायर बोल रहा है, तो हमें क्या करना है, यहां पर वही करना है जो अभी तक करते हुए आए हैं। तो आप बोलोगे A11, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, जे इज 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3, 3 स्क्वायर मतलब कि 9 अपॉन 2 यानी 4.5। ठीक है, A12 कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 1, क्योंकि I के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा और J अकेला है, तो यहां पर 2 इंटू 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा भाई 2 इंटू 1 इज 2, 2 प्लस 2 इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16 अपॉन 2 यानी 8। इसके बाद A21, तो ये हो जाएगा कितना, 2 इंटू 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इज 4, 4 प्लस 1 इज 5, 5 स्क्वायर इज 25 अपॉन 2 यानी 12.5। ठीक है, और A22 हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2 अपॉन 2, मतलब 2 इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 इंटू 2 इज 4, 4 प्लस 2 इज 6, 6 का स्क्वायर इज 36, 36 अपॉन 2 इज 18। तो ये आ गई आपकी मैट्रिक्स A। तो क्या क्या आई भाई इनकी वैल्यूज, तो इनकी वैल्यूज आई 4.58, 12.5, 18, 4.58, 12.5 एंड 18।
तो आ गया आंसर भाई, बहुत इजी क्वेश्चन थे, इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो फिफ्थ भी है, इसमें वापस बुलाना पड़ेगा, चला जा, ठीक है, इसको हटाना पड़ेगा। मुझे लग रहा फोर्थ तक ही होगा, नहीं, लेकिन ये तो भाई लंबे समय के लिए आए हैं फिफ्थ क्वेश्चन अपने पास। अब यहां पर ध्यान देना भाई, क्या दिया हुआ है, मॉड का 2i माइनस 3j, यानी कि 2i माइनस 3j निकालने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको निकालना तो प्लस में ही है आपको, मतलब नेगेटिव में नहीं जाएगा ये कुछ भी, ठीक है। तो आप बोलते हो aij कितना है, 2i माइनस 3j अपॉन 2, तो यहां पर a11 कितना होगा, तो मॉड ऑफ 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 2, 2 इंटू 1 इज 2, माइनस 3 इंटू 1 इज 3, तो 2 माइनस 3 कितना हो गया, -1, बट ये मॉड है तो इसके बाहर जो आएगा वो प्लस में ही आएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, मतलब 0.5। मॉड की तो प्रॉपर्टी यही है भाई, उसकी वैल्यू कैसे देगी, वो प्लस में ही देगा। क्लियर है? अब a12, तो वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 का मॉड अपॉन 2, 2 इंटू 1 इज 2, माइनस 3 इंटू 2 इज 6, तो 2 माइनस 6 इज -4, बट मॉड के बाहर आएगा तो +4 अपॉन 2 यानी कि 2, यहां लिख भी देता हूं, +4 अपॉन 2 यानी कि 2। a21, 21 मतलब कि i की जगह 2 और j की जगह 1 रखना, तो 2 इंटू 2, मॉड ऑफ 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इज 4, 4 माइनस 3 इज 1, 1 तो भाई पॉजिटिव ही है, इसको मॉड के बाहर निकालो डायरेक्ट, तो 1 अपॉन 2 इज 0.5। इसके बाद क्या है, a22, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2, 2 इंटू 2 इज 4, माइनस 3 इंटू 2 इज -6, 4 माइनस 6 इज -2, बट मॉड के बाहर आएगा तो प्लस का 2, 2 अपॉन 2 इज 1। तो आ गए सारे आपके एलिमेंट्स ए के भाई, कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं ए के, तो ये आ रहे हैं भाई 0.5, 2, 0.5, 1, ये आ रहे हैं भाई आपके सारे एलिमेंट्स ए के, जहां पर ए दिया हुआ था मॉड ऑफ 2i माइनस 3j अपॉन 2। क्लियर है? नेक्स्ट भी फिफ्थ क्वेश्चन है क्या भाई, हाँ नेक्स्ट भी फिफ्थ है यार, लंबे टाइम के लिए आया फिफ्थ, एकदम छोड़ ही नहीं रहा है। ठीक है, देखते हैं इसको, फिफ्थ का पार्ट 6 है ये। तो यहां पर क्या बोल रहा है भाई, माइनस का 3i प्लस j का मॉड अपॉन 2, मॉड तो है ही भाई, तो जो भी माइनस में आएगा चाहे प्लस में आएगा आंसर मॉड जो है उसको क्या करेगा, प्लस में ही करके देगा। ठीक है, तो आप क्या बोलते हो यहां पर बोलते हो aij इक्वल्स टू a11, यहां पर ij तो दिया हुआ है, a11 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -3 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा, -3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू -3 प्लस 1 मतलब -2, -2 जब बाहर निकलेगा मॉड के तो 2, तो 2 अपॉन 2 हो जाएगा ये इक्वल्स टू 1, तो a11 आ रहा है 1, a12 कितना आएगा, -3 इंटू 1 प्लस 2 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा भाई, -3 इंटू 1 इज -3 प्लस 2 इज -1, -3 प्लस 2 इज -1, मॉड से बाहर निकला तो प्लस का 1, 1 अपॉन 2 मतलब 0.5। नाउ a21, तो 21 कितना होगा, -3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 तो कुछ करना ही नहीं है, जे है डायरेक्ट, प्लस 2 अपॉन 2, तो हो जाएगा -3 इंटू 2 इज -6 प्लस 2 इज -4, -4 मॉड के बाहर आएगा तो प्लस का 4, तो हो जाएगा 4 अपॉन 2 जो कि होता है 2, और लास्ट जो कि a22, तो ये हो जाएगा भाई मॉड ऑफ -3 इंटू 2 प्लस, ओके यहां पर J1 आएगा ना, 2 1 था ना, तो J1 आएगा, तो -3 इंटू 2 इज 6, 6 प्लस 1 इज -5 अपॉन 2, ये होगा 2.5, -5 मॉड के बाहर आएगा तो प्लस का 5, 5 अपॉन 2 यानी 2.5। ठीक है, इसमें फ्रैक्शंस में भी ले सकते हो, पॉइंट में लेना जरूरी नहीं है, जिसमें आपको सही लगे वो ले लो। -3 इंटू 2 प्लस J इज 2 अपॉन 2, तो -3 इंटू 2 इज -6, -6 प्लस 2 इज
-4 मॉड से बाहर आएगा तो प्लस का 4 तो हो जाएगा 4/2 विच इज इक्वल्स टू 2। तो ये मैट्रिक्स बन गई भाई, पूरे के पूरे वैल्यूज आ गई आपके पास। तो आप ए को क्या बोलोगे? ए को बोलोगे 1.5, 2.5, 2, 1, 0.5, 2.5 एंड 2। यह आ गई आपकी मैट्रिक्स। क्लियर है? क्या था यहां पर भाई? -3i + j/2 का, -3i + j का मॉड था और अपॉन में 2 था। तो आपने i और j की वैल्यू डाली 1 1 1 2 2 1 2 2, आंसर आ गया। मॉड में सबको पॉजिटिव ही निकालना भाई बाहर। ठीक है, क्लियर करें? क्या बोलते हो? उसके आगे एक और क्वेश्चन होगा क्या? आप लोगों के पास तो बुक खुली हुई, क्या टेंशन है, देखकर बता दोगे। 6th के बाद एक और क्वेश्चन है कि नहीं, देखते हैं। और है रे भाई, यहां पर भी क्वेश्चन है। चलो तो इसको भी कर लेते हैं भाई, जल्दी से इसको करते हैं क्लियर। और ये क्या बोल रहा है? e⁻ है 2ix sin x। तो भाई ये बकवास सा क्वेश्चन है एकदम। देखने में ऐसा लगेगा मतलब आपको कि ये क्वेश्चन जो है काफी कुछ खास होने वाला है। बकवास है एकदम। क्यों? क्योंकि ई ही रहेगा, कुछ और उसका बदलना नहीं है उसमें। साइन ही रहेगा। सारे एलिमेंट जो है बस वो i और j की वैल्यू के साथ इसी फॉर्म में आ जाएंगे। कैसे? मैं बताता हूं कैसे। तो यहां आप बोलोगे a11 हो जाएगा e 2 इंटू क्या है? i है, तो 2 इंटू 1 x साइन x, j कितना है? j1 है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई e⁻2x साइन x। ये हो गया आपका पहला एलिमेंट। इसके बाद a12 की बात करूं तो वो हो जाएगा e इंटू, यहां पर क्या है भाई? जो i है वो तो 1 ही है, तो 2 इंटू i 1 ही रहेगा, 2 इंटू 1 इंटू x और साइन इंटू x इंटू 2, बिकॉज जो j है यहां पर वो कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? e⁻2x साइन 2x। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? a21 तो हो जाएगा e2 इंटू, अब i की जगह कितना आ जाएगा? 2, क्योंकि यहां पर जो रो का नंबर है वो 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू एक्स साइन x इंटू j की जगह कितना आ जाएगा? वापस से 1, तो हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा भाई e⁻4x साइन x। और लास्ट वाला a22 e⁻2 इंटू 2, 2 इंटू 2 क्यों भैया? क्योंकि रो भी 2 है अपनी। ठीक है, तो 2 इंटू 2x और साइन 2x। तो ये हो जाएगा e⁻4x साइन 2x। 2ix था ना, तो i की जगह भी 2 रख दिया और x j की जगह आपने 2 रख दिया। तो ये आ गए सारे एलिमेंट्स। तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी भाई? तो मैट्रिक्स आप बोलोगे a इज इक्वल्स टू, पहला एलिमेंट है e⁻2x साइन x, दूसरा एलिमेंट है e⁻2x साइन 2x, तीसरा एलिमेंट है e⁻4x साइन x, और लास्ट एलिमेंट है e⁻4x साइन 2x। तो भाई ये आ गया आपका ए मैट्रिक्स। क्लियर है? क्या क्या किया यहां पर अपन ने? तो यहां पर आपको बोला गया था भैया ए आई जे जो था वो e⁻2ix इंटू साइन की, मतलब साइन के अंदर क्या था? एक्स जे, साइन एक्स जे। तो यहां आपने बोला कि आपका a11 है, तो इस i की जगह 1 रखा, j की जगह 1 रखा, तो ये हो गया e⁻2x साइन x, क्योंकि 2 तो पहले से था। फिर a12 है, तो i की जगह 1 रखा तो e⁻2x, j की जगह 2 रखा तो साइन 2x हो गया, ये x इंटू 2। 2 1 पर आए तो i की जगह 2 रखा तो भाई ये क्या था? 2 इंटू 2 4x हो गया, तो e⁻4x, j की जगह 1 तो साइन x। फिर a22 पर आए तो भाई दोनों की जगह 2 रख दी, तो 4x और साइन 2x। इन सारे एलिमेंट्स को वहां पर पुट किया, आपकी मैट्रिक्स तैयार है। बोला था ना थोड़ा सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो इजी था ये पूरा भाई। खत्म करते हैं, इसको क्लियर करते हैं, आगे चलते हैं। तो भाई इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। तो हमने क्या किया इस वीडियो में? तो हमने सारे कंसेप्ट देख लिए भैया, मतलब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को स्टार्ट किया। सारे मैट्रिक्स क्या होते हैं सबसे पहले ये देखा, डेफिनेशन देखी, देन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखी, और उसके बाद
हम क्वेश्चन करने आए, उसका मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन भी देखा भाई, कितने कितने तरीकों से उसके एलिमेंट्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हम क्वेश्चंस करने आए, तो क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 4.1 है अपनी, उसके क्वेश्चन नंबर 5 तक, उसके काफी सारे सब पार्ट्स भी थे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 तक अपन ने इसको कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में भाई क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और अपनी एक्सरसाइज को करेंगे खत्म। भाई तब तक के लिए आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, सारे कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना है। अगर पुराने वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखना है, उसके बाद यहां पर आना है। और अगर पुराने वीडियोस देखें तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते चलो, ठीक है। तो भाई अगर आपको वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा भाई कि कहां पे कौन सा वीडियो, प्लेलिस्ट नहीं ढूंढ पा रहे हो, यूट्यूब पर वीडियोस को ढूंढ नहीं पा रहे हो, तो क्या करोगे भाई, magnetbrains.com पर जाना है। वहां पर जैसे ही जाओगे 12th से लेकर भाई 1 तक सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। क्लास 12 पर क्लिक करो, जैसे ही 12th पे क्लिक करोगे तो ऐसे 12th के सारे जो आपके जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं वो आ जाएंगे। मैथ्स पर जाकर वॉच नाउ पर क्लिक करना, मैथ्स पे जैसे ही क्लिक करोगे तो मेरे सारे यहाँ पर जितने भी वीडियोस अपलोड हुए हैं वो देखेंगे वहां पर डिस्क्रिप्शन और टाइटल के साथ। तो वहां पर जाओ, देखो जो सा वीडियो देखना, रिवीजन करना रिवीजन करो, कोई स्किप हो गया तो वो देख लो, ठीक है। और फिर जैसे वहां पर क्लिक करोगे वहीं वो वीडियो प्ले हो जाएगा, आराम से देखो, पढ़ो। और भाई अगर इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो थोड़ा तो आपके साइड से भी बनता है ना। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ही बनता है भाई। तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इसको हर स्टूडेंट तक जो कि केजी से लेकर 12 तक किसी भी क्लास में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर की टीम है, दिन रात जो मेहनत करती है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो इतना तो आपके साइड से भी बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।